रोहित खाना खाकर उठा कि फोन की घंटी बज गई। रोहित जानता था कि इस समय आंसू का फोन आता है। रोहित, हेलो आंसू। पापा नमस्ते, कैसे हैं आप? रोहित, बेटा हम ठीक हैं, आप बताइए आपका रिजल्ट कब आ रहा है? आंसू, पापा मैंने कॉलेज में टॉप किया है। रोहित, सच बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। आंसू, पापा हम कल आ रहे हैं। रोहित, ठीक है बेटा, हम आपका इंतजार करेंगे। रोहित फोन रखता है और सौम्या की फोटो के पास जाकर कहता है, देखो सौम्या, तुम्हारे बेटे ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। तुमको पता है वह कल 3 साल बाद वापस आ रहा है। सौम्या, वक्त कितनी तेजी से बीत रहा है, मानो कल की ही बात हो जब हम तुमसे मिले थे। और ये कहते हुए वह अतीत की दुनिया में खो गया। रोहित ने जब से सौम्या की कहानी पढ़ी तब से वह सौम्या से बात करना चाहता था। उसने सौम्या को मैसेज किया, सौम्या जी, आपकी कहानी में इतना दर्द होता है कि हर इंसान उस कहानी को पढ़कर रोने लगता है। दिल को छू लेने वाली होती हैं आपकी कहानियाँ। कहाँ से लाती हैं आप इतना दर्द? रोहित सौम्या का बहुत बड़ा फैन बन गया था। सौम्या भी उसके मैसेज का जवाब में बस धन्यवाद देती थी। रोहित ने सौम्या से बहुत बार बात करने की कोशिश की, पर सौम्या सिर्फ हाँ हूँ और धन्यवाद तक ही सीमित थी। एक दिन रोहित ने सौम्या से पूछा, आप मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपकी कहानियाँ मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। सौम्या ने कहा, मुझे किसी से बात करने का मन ही नहीं करता है। रोहित ने कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सौम्या ने कहा, ठीक है। रोहित ने अपना फ़ोन नंबर सौम्या जी को दे दिया और बोला, ये मेरा नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कीजिएगा। शुरुआत में दोनों के बीच में बहुत औपचारिक बात होती थी। व्हाट्सएप पर दोनों लोग सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज आदान प्रदान होते थे। धीरे धीरे बातचीत का जरिया बढ़ा और परिवार के बारे में बातचीत प्रारंभ हुई। सौम्या ने रोहित से उसके परिवार के बारे में पूछा। तब रोहित ने बताया कि उसके परिवार में माँ और पिताजी हैं और एक बहन है। तो सौम्या ने पूछा, क्या अभी उसने विवाह नहीं किया? रोहित ने कहा, मेरा विवाह हो चुका है, किंतु कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। सौम्या ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तब रोहित ने कहा, आज से 3 साल पहले मेरा विवाह मिनी नाम की लड़की से हुआ था। मिनी बहुत खूबसूरत थी, साथ ही थोड़ा घमंडी भी। मैं नहीं जानता मिनी ने किस मजबूरी में आकर विवाह के लिए हाँ करी थी। हमारी अरेंज मैरिज थी। विवाह के बाद से ही माँ पापा के साथ मिनी बहुत बदतमीजी से बात करती थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। शुरुआत में तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर बाद में मैंने मिनी से बात करने की कोशिश की, पर असफल रहा। कोई भी बात नहीं बनी। ना मुझे ये पता चल पाया कि मिनी इस विवाह से खुश क्यों नहीं है। मेरी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी। माँ ने कहा, बेटा मिनी को अपने साथ ले जाओ, शायद वहाँ जाकर कुछ इसके व्यवहार में अंतर आ जाए। मैं मिनी को लेकर अपने फ्लैट पर आ गया। यहाँ पर आकर भी मिनी का नज़रिया नहीं बदला। मिनी, मुझे ऑफिस की देरी हो रही है, मेरा ब्रेकफास्ट बनाओ। देख रहे हो मुझे नींद आ रही है, बाजार से मंगा कर खा लो। और मैं भूखे पेट घर से ऑफिस चला गया। शाम को जब मैं घर आया तब घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा था, खाना भी नहीं बना था। मिनी अपने किसी दोस्त से फोन पर बातें करने में व्यस्त थी। मैंने मिनी से हल्का सा गुस्सा किया तो मिनी ने कहा, मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ। मेरे और मिनी के बीच में दूरियां बढ़ रही थीं। वह मुझसे कभी प्यार के दो बोल किया, कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। घर आकर जो थोड़ा सुकून बैठता था, तो अब घर आने का मन ही नहीं करता था। ऑफिस में देर रात तक काम करता रहता था। जब घर आता तो मिनी सो गई होती, और जब मैं ऑफिस जाता तो मिनी सो रही होती। 2-3 महीने तक यही चलता रहा। हम लोगों के बीच में पति पत्नी जैसी कोई बात ही नहीं थी। एक दिन जब रविवार था, मेरे ऑफिस में छुट्टी थी और मैं घर पर था, तब मैंने सोचा कि आज मिनी से बात करनी चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है। मैंने मिनी से कहा, आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सब क्या है, क्यों तुम ऐसा कर रही हो? तुम्हारे मन में क्या है, बताओ मुझको। मिनी ने कहा, मैं भी तुमसे आज़ादी चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, जब तुम्हें आज़ादी चाहिए थी तो तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? तुम्हें अपने पिताजी से पहले ही मना कर देना चाहिए था। मिनी ने कहा, मैं किसी और से प्यार करती थी
और उससे विवाह करना चाहती थी, किंतु पिताजी इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने मेरा विवाह आपसे जबरदस्ती कर दिया। लेकिन अब मैं आपसे तलाक चाहती हूँ ताकि मैं उसके साथ विवाह कर सकूं। मुझे तलाक चाहिए रोहित। ये बात सुनकर मैं एकदम से सदमे में आ गया। रोहित ने मिनी के पिताजी को फोन किया और उनसे कहा कि जब मिनी मेरे से शादी नहीं करना चाहती थी तो आपने क्यों जबरदस्ती की। बेहतर होगा कि आप अपनी बेटी को ले जाइए। मिनी के पापा ने माफी मांगी, पर रोहित ने कहा बेहतर होगा आप इसको ले जाएंगे। मिनी के पापा मिनी को लेकर चले गए। दूसरे दिन मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर घर वापस आ गया और माँ पापा से मिलकर बहुत रोया। फिर एक दिन मिनी ने तलाक के कागज भेज दिए। तब से मेरे और मिनी के बीच में कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। सच में रोहित जी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, सौम्या ने कहा। अभी तो मेरा तलाक का केस चल रहा है। हर बात मैं माँ पापा से नहीं कह सकता। मुझे एक दोस्त की जरूरत है। जब मैं कोई दर्द भरी कहानी पढ़ता था तब ऐसा लगता था जैसे कहानी मेरे लिए ही लिखी गई है। रोहित जी, रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाइए, कल बात करते हैं। ओके, गुड नाइट। रोहित से बात करके सौम्या सोने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह सिर्फ रोहित के बारे में सोच रही थी। इधर आज सौम्या से सब कुछ कहकर रोहित अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था। आज उसको लगा कि कोई है उसका दर्द बांटने के लिए। अगली सुबह सौम्या की आंखें थकी हुई सी लग रही थीं। उसकी माँ ने पूछा कि क्या बात है बेटा, रात को सोई नहीं। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। आप भी परेशान हो जाती हो। अपना तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, ना समय पर दवा लेती हो, ना सोती हो, या तो बस लिखना या ऑफिस का काम। जल्दी हाथ मुंह धो लो, फिर नाश्ता कर लो। जी माँ। इतना कहकर सौम्या ने फोन उठाया तो रोहित का सुप्रभात का संदेश पड़ा था। सौम्या ने भी उसका जवाब दे दिया। सौम्या ने नाश्ता करने के बाद फिर से मोबाइल उठा लिया। आज उसका ऑफिस बंद था क्योंकि रविवार था। इधर रोहित ने जब सौम्या का उत्तर देखा तो बोला, सौम्या जी, कल आपसे बात करके मन बहुत हल्का हो गया। सौम्या ने कहा, जी धन्यवाद। रोहित ने कहा, आप थोड़ा बहुत बात भी किया करिए। अच्छा बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है। सौम्या ने कहा, जी मेरे परिवार में माँ पापा और एक छोटा भाई है जो इंजीनियर है। उसकी पत्नी है और एक भतीजा 2 साल का। फिर तो आप अपने भतीजे के साथ बहुत खेलती होंगी। मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। जी करता है उन्हीं के साथ हमेशा खेलता रहूं। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई, आपके छोटे भाई विवाहित हैं, मतलब आप भी विवाहित होंगी। आपने अपने पति के बारे में नहीं बताया। मैंने विवाह नहीं किया। पर क्यों, जान सकता हूँ आपने विवाह क्यों नहीं किया? हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या? देखिए, मैंने अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया। क्या अब आप मुझे कुछ नहीं बताएंगी क्या? आप हमको अपना दोस्त नहीं मानती? आपको हमारी दोस्ती की कसम, बताइए। क्या बताएं दास्ताने जिंदगी कि अब तो हर आने वाली हवा से भी डर लगता है। क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि आपने विवाह क्यों नहीं किया अब तक? शायद जिंदगी को मेरी खुशियां रास नहीं आई। जब मैं पैदा हुई थी एकदम सांवले रंग की थी। लोगों ने कहा पता नहीं कितनी दिक्कत होगी इसके विवाह में। जब भी कहीं जाती माँ मेरे चेहरे पर लीपापोती कर देती ताकि मैं थोड़ी अच्छी लगूं। बस माँ यही कहती, बेटा ये उपटन लगाओ, वह लगाओ, ये करो वह करो, ताकि थोड़ा सा गोरी दिखो। मैं बचपन से ही लिखती थी, कभी किसी ने कहानी में तारीफ नहीं की। मैं अच्छा खाना बनाती थी, वह कभी किसी को नहीं दिखता। मैं घर में सबसे प्यार करती, घर का सारा काम करती, पढ़ाई लिखाई में भी सबसे अव्वल थी, अपने छोटे भाई से भी ज़्यादा नंबर लाती, अपने कॉलेज में क्रिकेट खेलती थी। पर ये सब किसी को नहीं दिखता। दिखाई देता तो सिर्फ मेरा सांवला रंग। स्कूल में भी जहाँ लड़कियां मुझसे दोस्ती करने से कतराती थीं, वहीं शिक्षक मुझे सिर्फ इसलिए मानते थे कि मैं पढ़ने में अव्वल थी और सभी कार्यक्रमों में भाग लेती थी। कॉलेज आते आते सांवले रंग की पीड़ा और दिल को दुख दे गई। जहाँ सारी लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते वहीं मुझे लड़कियां ताना मारती, अरे इसका कौन बॉयफ्रेंड होगा, उसको कौन पसंद करेगा, इसीलिए तो पढ़ाई से दिल लगा लेती है। मैं शांत होकर सबकी बातें सुनती रहती थी। माँ की आंखों में अब चिंता की लकीरें दिखती थीं। उनको मेरे विवाह की चिंता थी, कहाँ और कब इसका विवाह कैसे होगा। इन्हीं परेशानियों के कारण वह बीमार रहती थीं। तभी एक दिन पड़ोस वाली चाची ने मेरी माँ से बोला, देख सुधा, तेरी लड़की के लिए रिश्ता लाई हूँ, मेरा भतीजा है।
बहुत पैसे वाला है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, तुम्हारी बेटी राज करेगी। उसकी पत्नी का देहांत अभी कुछ दिन पहले हो गया है, 2 बच्चे हैं, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, बस तुम्हारी बेटी से 15 साल बड़ा है, मगर तुम्हारी बेटी वहां राज करेगी। बस तुम हाँ करो तो मैं कल ही रिश्ते की बात चलाऊं। माँ ये सोचकर बहुत रोई कि मेरी बेटी के लिए इस तरह का रिश्ता आया है। मेरे पिताजी ने साफ मना कर दिया। उस दिन मुझे पिताजी पर बहुत प्यार आया। उसके बाद फिर एक दिन एक रिश्ता आया। इस बार लड़का मुझसे 10 साल बड़ा था और उसके सर पर बाल नहीं थे। पिताजी ने फिर मना कर दिया। मैंने भी घर पर मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। आप परेशान मत होइए, मैं नौकरी करूंगी। मैं आपको इस तरह घुटते घुटते नहीं देख सकती। कभी कभी मन करता था कि जो भी रिश्ता आया है उसी से विवाह कर लूं, ताकि माँ को चिंता मुक्त कर सकूं। लेकिन पिताजी के आगे माँ की ना चलती। पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे। वह कहते थे मेरी बेटी मेरा गुरूर है, इसलिए तुम परेशान ना हो। मैं नौकरी करने लगी थी, साथ ही लिखने का सिलसिला जारी था। मेरी फैन मेल बहुत हो गई थी। कितने लोग मुझसे मिलना चाहते थे, पर मैं जानती थी जब मैं किसी के सामने आऊंगी तो क्या होगा। मैं सबके पत्र का जवाब औपचारिकता में देती थी। एक दिन मेरे छोटे भाई ने इंजीनियरिंग करते करते अपने साथ पढ़ने वाली लड़की से विवाह कर लिया और घर में आकर माँ से बोले, माँ ये तुम्हारी बहू है, आशीर्वाद दो। माँ पापा को एक झटका लगा। मेरा विवाह तो पहले ही नहीं हो रहा था और अब पर भाई ने प्रेम विवाह कर लिया। घर में बहुत तनावग्रस्त वातावरण हो गया था। भाभी सोचती थी कि वह अगर यहाँ रही तो उनके होने वाले बच्चे पर मेरी छाया पड़ेगी, तो वह भी सांवला होगा। इस कारण वह भी चिंतित थीं। अतः भाई भाभी को लेकर दूसरे शहर चले गए, जहां उनकी पोस्टिंग थी। माँ और निराश रहने लगी थी। मैं कोशिश करती कि माँ को खुश रखूं, लेकिन माँ परेशानी रहती थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। मैं बस अपने काम से काम रखती, घर पर घर के काम या लिखना, और ऑफिस में ऑफिस के काम। ऑफिस में ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखती थी, बस सबसे औपचारिकता बस बात करती थी। अब मेरे लिए रिश्ते आने भी बंद हो गए थे, पर शायद कुछ समय के लिए ही भगवान को मेरे ऊपर तरस आ गया। मेरे ही ऑफिस में काम करने वाले एक सहकर्मी निशांत मेरी जिंदगी में आ गए। निशांत मेरे साथ काम करते थे। ऑफिस में वह मेरे बगल वाली सीट पर बैठते थे। हमारा काम भी ऐसा था कि हमको साथ में अक्सर बात करनी पड़ती थी। धीरे धीरे बात करते हुए हम अच्छे दोस्त बन गए। अब हम साथ में लंच करते थे। जहाँ भी मुझे कभी जरूरत पड़ती, निशांत सबसे आगे मेरी मदद करने के लिए खड़ा रहता था। निशांत के सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा बड़ा आदमी बनने की सोचा करता था। वो हमसे कहते कि सौम्या, नौकरी तो बस मैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, विदेशों में घूमना चाहता हूँ। मेरे पास अपनी कार, बंगला, नौकर चाकर आदि सब हों। हम उसकी बातें ध्यान से सुनते और कहते थे सब हो जाएगा, परेशान मत होइए। निशांत अपनी सारी बातें मुझसे बताता। बातें करते करते कब समय व्यतीत हो जाता हम लोगों को पता ही नहीं चलता। एक दिन उसने मुझसे कहा, सौम्या, कल माँ मुझसे कह रही थी कि तुम विवाह कर लो ताकि इस घर में बहू आ जाए। तो मैंने कहा, तो इसमें परेशानी क्या है? उसने कहा कि मैं अपनी पसंद की लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि दिक्कत क्या है? और रोहित ने कहा, सौम्या, मैं उसके मन की बात नहीं जानता था कि उसके दिल में क्या है। अरे तो उस लड़की से अपने दिल की बात कह दो। अगर उसको हाँ करनी होगी तो हाँ करेगी, वरना मना कर देगी। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? ठीक है, मैं कल कोशिश करूंगा। ये कहकर रोहित चला गया। मेरा मन पता नहीं क्या सोच विचार करता रहा कि आज तक मैं रोहित से सारी बातें करती रही और रोहित हमसे, पर उसने कभी ये नहीं बताया कि वह किसी को चाहता भी है। अगले दिन ऑफिस में लंच के समय रोहित ने हमसे कहा, चलो सौम्या, आज हम कहीं बाहर लंच करते हैं। पर मैंने कहा अचानक, हाँ, आज मैं उस लड़की से अपने मन की बात करना चाहता हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा, पर वह लड़की क्या सोचेगी? मैं नहीं जानता कि वह क्या सोचेगी, पर तुम मेरे साथ चलो। निशांत मुझे एक रेस्टोरेंट में लेकर आया। वहां पर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या खाओगी? मैंने उससे कहा, तुम्हें जो भी पसंद हो तो मंगा लो। फिर मैंने कहा, वह लड़की तो नहीं आई। निशांत ने कहा, बैठो तो सही। उसके बाद उसने मुझसे कहा, सौम्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ
और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं निशांत की ये आवाज़ सुनकर एकदम आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। मैं निशांत की किसी बात का जवाब नहीं दे पाई। निशांत ने मुझसे पूछा, क्यों सौम्या, बताओ तुम्हारी हाँ है, करोगी मुझसे विवाह? मैं अचानक से आई इस खुशी के लिए तैयार नहीं थी। निशांत ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, मुझ पर विश्वास नहीं है? मैंने उससे कहा, नहीं, अचानक से ये सब कोई बात नहीं सौम्या, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। फिलहाल तो ये खाना ठंडा हो रहा है और हमें समय से ऑफिस भी पहुंचना है। निशांत की ये बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। जिस खुशी के लिए मैं अब तक तरसती थी, वो खुशी मुझे अचानक से मिल गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस समय क्या करूं। इसी ऊहापोह में मैं ऑफिस पहुंच गई। मैं अपना कार्य करके जल्दी घर के लिए निकल गई। घर पर भी रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं निशांत के बारे में ही सोच रही थी। इतने में निशांत का मैसेज आया, परेशान मत हो सौम्या, मुझे पता है तुम मेरे बारे में ही सोच रही हो। तुम आराम से सोच लेना, फिर जवाब देना। चलो कल सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। अगली सुबह मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। तब न जाने क्यों मैं आज आईने में अपना चेहरा बार बार देख रही थी, जो आज से पहले कभी ना किया। वह मैं कर रही थी। उसके बाद मैं ऑफिस पहुंची। वहां मेरी नज़र निशांत को ही ढूंढ रही थी, पर निशांत नजर नहीं आया। मैं न जाने क्यों आज निशांत के लिए परेशान हो रही थी कि उसको आज देर कैसे हो गई। अचानक से मेरी सहकर्मी माला ने आकर मुझसे कहा कि क्या सौम्या, आज तुम बहुत जल्दी आ गईं? मैंने घड़ी देखी तो अभी तो सिर्फ 9 बजे थे, जबकि हमारा ऑफिस 9:30 का था। तभी मुझे निशांत नजर नहीं आ रहा था। ये मुझे अचानक क्या हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। न जाने दिल की धड़कन अचानक से बहुत तेज चलने लगी थी कि मुझे निशांत आते हुए दिखे। निशांत ने मुझसे हेलो कहा। आज उसकी नज़रें कुछ शरारती लग रही थीं, या मैं उसकी नज़रों में आज कुछ अलग सा महसूस कर रही थी। हम और निशांत अपना अपना काम करने लगे, पर मेरा काम करने में आज बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। लंच टाइम हो गया था। निशांत ने मुझसे कहा, सौम्या, क्या लंच नहीं करना है? मैंने कहा, हाँ करना तो है, तो चलो फिर। निशांत ने कहा। हम और निशांत आमने सामने बैठकर खाना खा रहे थे। निशांत ने कहा, सौम्या, तुम परेशान मत हो, कोई भी जवाब सोच समझ कर देना, हमको कोई जल्दी नहीं है, तब तक हम लोग दोस्त तो हैं ही ना। ये सुनकर हम थोड़ा सा सामान्य हुए, पर अब हमको दुनिया अच्छी लगने लगी थी। दिल ने धड़कना सीख लिया था। अतएव हमने सोच लिया कि अब हम निशांत को हाँ बोल देंगे। निशांत और हम खाना खाने के बाद जब चलने लगे तो हमने कहा, आज शाम को घर साथ में चलेंगे। निशांत ने ओके कहा। शाम को हम साथ में घर निकले। मैं उसकी बाइक पर बैठ गई और उसकी पीठ पर अपना सर रखकर बोली, निशांत, हमको तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। निशांत ने गाड़ी आगे किनारे लगाई और कहा, सच में? हाँ निशांत, मैंने कहा। आज हम दोनों बहुत खुश थे, पर शायद भगवान को हमारी खुशियाँ अच्छी नहीं लगी। निशांत ने हमसे कहा कि हम आज अपने माता पिता से बात करेंगे कि जल्दी ही हम विवाह के बंधन में बंध जाएं। फिर तो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। ये कहते हुए निशांत ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। आज उसका हाथ पकड़ना हमको एक अलग ही अनुभूति प्रदान कर रहा था। हम अपने घर आए तो माँ ने कहा, सौम्या बेटा, थक गई होगी, तुम बैठो, हम चाय बनाकर लाते हैं। जी माँ, मैंने कहा, और ये कहकर हम अपने कमरे में आ गए। आज मैं बहुत खुश थी। लग रहा था कि दुनिया एक बार फिर खूबसूरत हो गई है। निशांत ने अपने घर पर अपने माता पिता से मेरे बारे में बात की और ये भी कहा कि वह जल्दी ही हमसे उनको मिलवाएंगे। निशांत के माता पिता को पहले तो आश्चर्य हुआ, पर वह मान गए। लेकिन उन्होंने कहा कि वह मुझसे पहले मिलेंगे, उसके बाद अपना निर्णय देंगे। अगले दिन निशांत ने ऑफिस में मुझसे लंच टाइम में कहा कि मेरे माता पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा, ठीक है, मैं अपने माँ बाबूजी से बात कर तुमको बताती हूँ। निशांत बोला, पहले एक बार तुम मेरी माँ से चलकर मिल लो, फिर अपने माता पिता से बात करना। मैंने कहा, ठीक है, कब चलना है? निशांत बोला, कल शाम चलें। मैंने कहा, ठीक है। अगले दिन मैंने सोचा कि आज मुझे निशांत के घर जाना है, इसलिए मुझे अच्छे से तैयार होना है। मैंने अपने लिए गुलाबी रंग की साड़ी निकाली, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी भी निकाली। हाथ में एक कड़ा और दूसरे हाथ में घड़ी पहनी, एक छोटी सी बिंदी लगाई
और अपने आप को आईने में निहारने लगी। मुझे लगा सब कुछ ठीक है। माँ मुझे देखकर कहने लगी, आज तो मेरी बेटी बहुत अच्छी लग रही है। क्या बात है? मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। ऑफिस में निशांत ने मुझे देखकर कहा, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। उसने कान में धीरे से कहा, आज ससुराल जाना है इसलिए। मैं उसकी ये बात सुनकर शर्माकर मुस्कुरा दी। शाम को ऑफिस के बाद मैं निशांत जी के साथ उनकी बाइक से उनके घर पहुंची। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर निशांत ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, सब ठीक होगा। घर बाहर से बहुत बड़ा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। घर के बाहर बहुत सुंदर सा लॉन था। हम लोग लॉन से होते हुए बैठक में पहुंचे। निशांत ने मुझसे कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। इतना कहकर निशांत चला गया। मैं वहां बैठे कमरे की सजावट को देख रही थी। कमरा बहुत ही सुंदर लग रहा था। 15 मिनट बाद निशांत की मम्मी और पापा कमरे में आए। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। निशांत की माँ मुझे लगातार देखे जा रही थी और मैं वहीं शर्म से गड़ी हुई बैठी थी। निशांत की माँ ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? मैंने कहा, सौम्या। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मैंने उन्हें बताया कि माँ, पिताजी, एक छोटा भाई, भाभी और भतीजा है। भाई तो तुमसे छोटा है, तो उसका विवाह पहले हो गया? निशांत की माँ ने कहा। हमने कहा कि हाँ, उसका प्रेम विवाह है इसलिए। निशांत की माँ ने निशांत से कहा, जाओ बेटा, सौम्या आई है, कुछ नाश्ता ले आइए। निशांत जी माँ कहकर चला गया। निशांत की माँ ने मुझसे कहा, सौम्या, आपके भाई ने प्रेम विवाह किया है और अब आप भी प्रेम विवाह करना चाहती हैं, पर क्या आपको मेरे बेटे के सिवा कोई और दूसरा नहीं मिला? मेरे भी कुछ अरमान है अपने बेटे के लिए। चांद जैसी दुल्हन लाने का सपना देखा है मैंने। अगर आप विवाह करेंगे तो मेरा सपना टूट जाएगा। हम अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकते। बेहतर यही होगा कि आप खुद ही मना कर दें। या एक उपाय और है कि आपके पिता विवाह में हमको 10 लाख नगद और 2 तोला सोना दें। अब आप इतना तो कर ही सकती हैं। आखिर आप जैसे रंग वाली लड़की से विवाह मेरा बेटा करेगा तो उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। और मैं समाज से ये कह सकती हूँ कि मेरी बहू इतना धन लेकर आई है, तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। ये सुनकर मैं एकदम सुन्न पड़ गई। लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पाँव के नीचे से जमीन खींच ली। अब मुझसे वहाँ एक भी पल रुका नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गई। रास्ते भर मैं ये सोचते जा रही थी कि मेरे पास खुशियाँ आकर चली क्यों जाती हैं। इधर निशांत जब घर आया होगा तो उसने मुझे ना पाकर अपनी माँ से पूछा कि सौम्या कहाँ गई। निशांत की माँ ने निशांत से कहा, पता नहीं अचानक उसको क्या हुआ। मैं तो उससे बात कर रही थी और वह उठकर चली गई। बड़ी ही बदतमीज लड़की है। घर पहुंचकर मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद करके बहुत रोई। जब माँ मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई तो मेरी आंखें लाल देखकर बोली, बेटा क्या हो गया? मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। अपनी माँ के लिए मुझे अपने आप को सामान्य दिखाना था कि मैं ठीक हूँ। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंची तो निशांत मेरे पास आया और बोला कि कल क्या हो गया था, तुम अचानक चली क्यों आई? मैंने कहा, कुछ नहीं निशांत, तुम मुझे भूल जाओ। मेरे लिए शायद भगवान ने किसी को नहीं बनाया है। पर सौम्या हुआ क्या था? निशांत ने मुझसे कहा। निशांत से मैंने कहा कि मुझे आप भूल जाइए, क्योंकि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। आपकी माँ जिस तरह की बहू चाहती हैं वह मैं नहीं हूँ, और ना ही मेरे पिताजी के पास इतने रुपए हैं कि वह आपकी माँ की ख्वाहिश पूरी कर सकें। निशांत ने कहा, सौम्या तुम परेशान ना हो, मैं माँ से बात करूँगा। निशांत ने अपनी माँ से भी बात की, पर कोई फायदा हुआ ना। माँ अपनी जिद पर अड़ी थी। निशांत मेरे और माँ के बीच में फंसकर रह गया था। उसने माँ से कहा कि अगर विवाह करेगा तो सौम्या से, वरना किसी से नहीं। पर मैं उसके परिवार को नाराज करके विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहती थी। निशांत की माँ की उसकी वजह से बहुत परेशान थी। निशांत उनका इकलौता बेटा था। इसी तनाव के कारण माँ को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी जान को खतरा था। निशांत बहुत परेशान था कि क्या करे। मैंने निशांत से कहा कि विवाह तो तुम किसी और से भी कर सकते हो, पर माँ जिंदगी में एक ही बार मिलती है, इसलिए तुम अपनी माँ की पसंद की लड़की से विवाह कर लो। निशांत ने कहा, सौम्या ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, मैं सही कह रही हूँ। निशांत की आंखों में आंसू थे। मैंने निशांत से कहा कि अगर आप सच में हमसे थोड़ा सा भी प्यार करते हैं
तो मेरी बात मान लीजिए। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा और ना कभी कुछ मांगा है। आज आपसे ये कहती हूँ कि आप मुझे भूल जाइए। निशांत की आंखों में आंसू लगातार गिर रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, अपना ध्यान रखना, और वह चला गया। मैं निशांत को जाते हुए देख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मुझसे मेरी खुशियां दूर जा रही हों, पर मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। निशांत ने हार कर अपनी माँ की पसंद की लड़की से विवाह कर लिया। ऑफिस में निशांत से मेरा रोज सामना ना हो, इसलिए मैंने वह नौकरी छोड़ दी। अब मैं घर पर ही रहती थी, कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर बस अपनी कहानियां लिखने में व्यस्त हो गई। बस रोहित, ये है मेरी कहानी। रोहित सौम्या की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसको लगा कि सौम्या के दुख के आगे मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। सच में उसने जीवन में कितने दुख सहे हैं, शायद इसीलिए उसकी कहानियों में दर्द छलकता है। रोहित ने सौम्या से कहा, सच में आपने जीवन में बहुत दुख सहा है, तभी आपकी कहानियों में इतना दर्द होता है। सौम्या ने कहा, अब तो आदत सी हो गई है, अब मुझे किसी दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। रोहित ने सौम्या से कहा, हम लोगों के बीच में दोस्ती के अलावा एक और रिश्ता है, दर्द का रिश्ता। सौम्या ने कहा, रोहित, जीवन में सभी को सुख दुख का सामना करना पड़ता है, पर सिर्फ दुख का कारण केवल रंग रूप का होना है तो ये आश्चर्य की बात है। उस ईश्वर ने सभी को बनाया है, किसी को सुंदर, किसी को सामान्य, किसी को गोरा, किसी को काला। फिर हम क्यों उसमें भेद करते हैं? फिर क्यों लोग केवल सुंदरता देखते हैं? क्या लोग तन की अपेक्षा मन की सुंदरता नहीं देख सकते? रोहित ने कहा, सही कहा आपने। सौम्य, हर इंसान को दूसरे इंसान के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि वह कैसा है। हमेशा सूरत ही नहीं, सीरत भी देखनी चाहिए। इस तरह रोहित और सौम्या को बातें करते हुए 6 महीने बीत गए थे। अब वह दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। दोनों को ही एक दूसरे के मैसेज और फोन का इंतजार रहता था, पर दोनों ने एक दूसरे से कभी मुलाकात नहीं की थी। एक दिन रोहित ने सौम्या से कहा कि मैं कुछ ऑफिस के जरूरी काम से आपके शहर आ रहा हूँ, कि आप मुझे अपना शहर घुमाएंगी? सौम्या ने कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, कब आ रहे हैं आप? रोहित ने कहा, बस बहुत जल्दी, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। सौम्या के मन में एक डर था कि कहीं रोहित उससे मिलने के बाद उससे दोस्ती ना तोड़ दे, क्योंकि जीवन में उसको बहुत जख्म मिले हैं। फिर उसने सोचा कि चलो जिंदगी को एक और मौका और देते हैं। सौम्या ये बैठी सोच रही थी कि रोहित का मैसेज आया कि वह कल सुबह आ रहा है। ठीक है, फिर हम लोग कल ही मिलते हैं। सौम्या ने पूछा, आप कहाँ ठहरेंगे? रोहित ने कहा, सोच रहे हैं कि किसी होटल में रुक जाएंगे। तो सौम्या ने कहा, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो आप मेरे घर में रुक सकते हैं। रोहित ने कहा, मुझे क्या समस्या होगी, मुझे तो अच्छा ही है, आपके साथ रहने का मौका मिलेगा। अगली सुबह सौम्या सही समय पर स्टेशन पहुंच गई और गाड़ी का इंतजार करने लगी। सौम्या सोचने लगी कि वह रोहित को कैसे पहचानेगी। गाड़ी जब आ गई तो सौम्या ने देखा सब यात्री उतरने लगे हैं। सौम्या ने रोहित को फोन किया, कहाँ हैं आप? रोहित कहने लगा, बस आपके पास ही आ रहा हूँ। तो मैंने कहा, आप मुझे कैसे पहचानेंगे? रोहित ने कहा, आप परेशान ना हो, मैं आपको पहचान लूंगा। आप जहाँ खड़ी हैं बस वहीं खड़ी रहें। मैं बस आश्चर्य से इधर उधर देखने लगी कि कहाँ है रोहित। तभी अचानक से एक लड़का सौम्या के सामने आ गया। लंबी कदकाठी का गोरे रंग का लड़का, ब्लैक पैंट और पिंक कलर की शर्ट पहने, चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वह सौम्या से बोला, सौम्या, मैं रोहित। सौम्या रोहित को एकटक देखती जा रही थी। रोहित ने कहा, हेलो, कहाँ खो गई? सौम्या ने कहा, कहीं नहीं, आइए चलिए। सौम्या और रोहित स्टेशन से बाहर निकले। सौम्या ने अपनी एक्टिवा स्टार्ट की और रोहित से, बैठिए। रोहित सौम्या की गाड़ी में पीछे बैठ गए। गाड़ी चलाते समय न जाने क्यों आज फिर अचानक से एक अजीबो गरीब एहसास हो रहा था। आधे घंटे में हम घर पहुंच गए। मैंने रोहित के साथ घर में प्रवेश किया और मैंने माँ को आवाज लगाई, माँ देखिए, रोहित जी आए हैं। माँ और पिताजी दोनों ही बाहर आ गए। रोहित ने उनके पैर छुए।
रोहित माँ पिताजी से बातें करने लगे और सौम्या चाय नाश्ता बनाने लगी। सौम्या, मेरी मीटिंग है, हमको इस पते पर जाना है। रोहित ने कहा, कितने बजे मीटिंग है? शाम को 5 बजे। ठीक है, हम आपको छोड़ देंगे, आप मेरे साथ चलिएगा। रोहित, माँ, पापा और सौम्या ने मिलकर खाना खाया। रोहित पापा से बातें कर रहा था। सौम्या रोहित को चोरी चोरी देख रही थी। खाना खाने के बाद सौम्या के पापा ने रोहित से कहा, बेटा आप कुछ देर आराम कर लीजिए, फिर आपको मीटिंग के लिए भी निकलना है। शाम को 3 बजे सौम्या ने रोहित को देखा। वह गहरी नींद में था, शायद सफर की थकान थी। सौम्या ने रोहित को जगाकर चाय दी और बोला, आप तैयार हो जाइए, हम लोगों को निकलना है। रोहित चाय पीकर तैयार होने लगा। रोहित सौम्या के साथ मीटिंग के लिए निकल गया। रोहित को ऑफिस छोड़ने के बाद सौम्या ने कहा, जब आपकी मीटिंग खत्म हो जाए मुझे कॉल कर दीजिएगा, हम आपको लेने आ जाएंगे। रोहित ने कहा, ठीक है, और रोहित चला गया। सौम्या पास में उसकी एक दोस्त अनुपमा रहती थी, उसके घर चली गई। सौम्या ने अनुपमा को सब कुछ बताया तो अनुपमा ने उससे कहा, शायद जिंदगी तुम्हें दोबारा एक मौका दे रही है, उसका हंसकर स्वागत करो। सौम्या ने कहा, लेकिन जिंदगी ने हमको इतने जख्म दिए हैं कि हर किसी पर विश्वास नहीं होता। अनुपमा ने कहा, सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, रोहित पर भरोसा करके देखो और ये जानने की कोशिश करो कि उसके मन में क्या चल रहा है। इतने में रोहित की कॉल सौम्या के पास आती है कि मीटिंग खत्म हो गई, तुम आ जाओ। सौम्या रोहित से बोलती है, आपको भूख लगी होगी, चलिए पहले कुछ खा लेते हैं। नहीं, चलो अभी मन नहीं है। सौम्या ने रोहित से कहा, चलिए आज आपको रिवर फ्रंट दिखाने चलते हैं। सौम्या और रोहित रिवर फ्रंट गए और वहां पर एक बेंच पर बैठ गए और नदी को देखने लगे। चारों तरफ एक शांति थी। नदी की लहरें बीच बीच में उस शांति को भंग कर देती थीं। सौम्या और रोहित दोनों शांत बैठे हुए थे और नदी को देख रहे थे। दोनों ही खामोश थे, मगर दोनों के दिलों में बहुत कुछ चल रहा था। सौम्या ने कहा, रोहित घर चलें, बहुत देर हो रही है, माँ हम लोग का इंतजार कर रही होंगी। हाँ चलो। सौम्या और रोहित घर आते हैं, तब माँ उनसे कहती हैं कि बड़ी देर लगा दी, हम आप दोनों का खाने पर इंतजार कर रहे हैं। माफ कीजिए आंटी, मेरे कारण देर हो गई। मैंने सौम्या से कहा कि थोड़ा अपना शहर घुमा दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, आप बस हमको बता देते। इतना कहकर माँ खाना लगाने लगी। सब लोगों ने खाना खाया। सौम्या के पापा बहुत देर तक रोहित से बातें करते रहे। सौम्या के माँ पापा अपने कमरे में सो गए और रोहित को उसने गेस्ट रूम में सोने को बोल दिया। सौम्या अपने कमरे में आकर लेट गई। सौम्या को नींद नहीं आ रही थी। वो आंखें बंद करके रोहित के बारे में ही सोच रही थी कि रोहित का मैसेज आया, आप 5 मिनट के लिए छत पर आइए। सौम्या छत पर गई तो रोहित उसका इंतजार कर रहा था। सौम्या ने कहा, हाँ रोहित, क्या आपको नींद नहीं आ रही है? रोहित ने कहा, आपके लिए कुछ लाए हैं, बस ये देना था। सौम्या ने कहा, लेकिन आप। रोहित ने कहा, इतना तो हक है ना मेरा कि आपको कुछ दे सकें। सौम्या ने गिफ्ट ले लिया। रोहित ने कहा, खोल कर देखिए, आपको पसंद आया या नहीं? सौम्या ने गिफ्ट खोला तो उसमें हल्के नीले रंग का जयपुरिया सूट था और उससे मैच करते हुए राजस्थानी कड़े। रोहित ने कहा, कैसा लगा सौम्या? सौम्या ने कहा, बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित ने कहा, तो कल ये पहनकर आप हमको अपना शहर घुमाएंगी, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो? सौम्या ने कहा, जी जरूर। फिर दोनों खामोश हो गए। दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे पर शायद दोनों कह नहीं पा रहे थे। सौम्या ने कहा कि रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाइए। अगली सुबह सौम्या नाश्ते के लिए रोहित को उठाने गई तो रोहित वहां नहीं था। सौम्या ने रोहित को देखा तो वह बाहर बगीचे में था और बहुत ध्यान से पेड़ पौधों को देख रहा था। सौम्या वहां गई तो रोहित बोला कि आपका बगीचा बहुत सुंदर है। हाँ, पापा अपना सारा समय यहीं पर तो देते हैं। रोहित ने कहा, सौम्या, यहाँ बैठकर बहुत सुकून मिल रहा है। अच्छा, अब आप नाश्ता करने चलिए, माँ आपका इंतजार कर रही है। हाँ चलो, दोनों नाश्ता करने चले जाते हैं। सौम्या माँ से कहती है, माँ आज हम रोहित जी को थोड़ा लखनऊ घुमा दें। हाँ बेटा ठीक है, ले जाओ। रोहित आप तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। इधर सौम्या की माँ ने सौम्या के पिता से कहा, मैं सोच रही हूँ कि रोहित अच्छा लड़का है और शायद अपनी सौम्या को पसंद करता है।
अगर आप कहें तो मैं सौम्या से इस विषय पर बात करूं। रोहित मुझे भी बहुत पसंद है, बस बात बन जाए, क्योंकि मैं हर बार की तरह अपनी बेटी का दिल टूटते हुए नहीं देख सकता। सौम्या जब रोहित के दिए हुए सूट को पहनकर नीचे आई तो रोहित एकटक देखता ही रह गया। सौम्या ने कहा, चलना नहीं है क्या आपको? हाँ चलो, रोहित ने कहा। सौम्या ने रोहित को इमामबाड़ा, रूमी गेट, पिक्चर गैलरी, चिड़ियाघर हजरतगंज, दिलकुशा गार्डन सब घुमाया और वह सभी जगह के बारे में विस्तार से बता भी रही थी। फिर सौम्या रोहित को लेकर गोमती के किनारे कुड़िया घाट पर गई और उसने रोहित से कहा, यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। सौम्या घाट के किनारे रोहित के साथ बैठ गई। दोनों लोग बहुत देर तक प्रकृति की खूबसूरती का नजारा लेते रहे। फिर रोहित ने कहा, सौम्या किसने आपसे कहा कि आप सुंदर नहीं हैं? आप तो बहुत सुंदर हैं। शायद आपको दुनिया ने मेरी नज़र से नहीं देखा। सौम्या ने ये सुनकर सर झुका लिया। रोहित ने कहा, सौम्या आपको पता है कि हम लखनऊ क्यों आए हैं? आपकी मीटिंग थी इसलिए। नहीं सौम्या, ऑफिस का तो बस एक बहाना था, हमको तो आपसे मिलना था। जब से आपकी कहानियां पढ़ी हैं तब से आपका फैन हो गया। फिर आपसे बात की तो आपको पसंद करने लगा, और आज जब आपसे मिला तो क्या रोहित, अब आपसे प्यार करने लगा हूँ और आपसे विवाह करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। सौम्या को ये सुनकर अच्छा तो लगा, पर उसको निशांत की याद आ गई। निशांत भी उसको बहुत प्यार करता था और उसी से विवाह करना चाहता था, पर उसके माता पिता ने उसके साथ क्या व्यवहार किया, ये सोचकर सौम्या उदास हो गई कि कहीं रोहित के माता पिता ने भी वही सब कहा तो क्या दोबारा वह सब सह पाएगी। रोहित ने कहा, क्या हुआ सौम्या, आप क्या सोचने लगीं? उसने रोहित से कहा कि किस्मत पर अब भरोसा नहीं रहा, अब हम और दुख सहने की स्थिति में नहीं हैं। रोहित ने कहा कि क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? आप पर पूरा विश्वास है, पर अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं है, क्योंकि निशांत ने भी मुझसे बहुत प्यार किया और उसने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया, पर मेरी किस्मत ने ही मुझे धोखा दे दिया। आप एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देखिए। विश्वास करना चाहते हैं पर दिमाग विश्वास करने नहीं देता। ये कहकर सौम्या रोने लगी। रोहित ने कहा, मैंने आपको रुलाने के लिए नहीं कहा, मैंने भी जिंदगी में धोखा खाया है। आप अच्छी तरह से जानती हो मेरी जिंदगी के बारे में, पर मैं अब एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं जिंदगी को दोबारा जीना चाहता हूँ और आपको अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। क्या दो दिल जिनमें एक दर्द का रिश्ता है, उस दर्द को खत्म करके एक प्यार भरा रिश्ता नहीं बना सकते? कोई बात नहीं, इस समय आप परेशान मत हो, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में अब और कोई दूसरा नहीं आएगा, या तो आप या तो कोई नहीं। अच्छा, आप बात ही करती रहेंगी या मुझको कुछ खिलाएंगी भी? बहुत तेज भूख लगी है मुझको। ओ सॉरी रोहित जी, गलती हो गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि आपको भूख लगी होगी। चलिए हम आपको लखनऊ की चाट खिलाते हैं, यहाँ की चाट पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दोनों लोग चौक चौराहे जाते हैं और वहाँ की चाट खाते हैं। रोहित कहता है, मजा आ गया। सौम्या रोहित से कहती है, चलिए अब आपको अमीनाबाद ले चलते हैं। वहाँ जाकर सौम्या रोहित के माता पिता के लिए चिकन का कुर्ता और चिकन की साड़ी लेती है। रोहित के लिए भी चिकन का कुर्ता खरीदती है। फिर उसको अमीनाबाद की प्रसिद्ध प्रकाश की कुल्फी खिलाती है। रोहित सौम्या से कहता है कि मेरी कल सुबह फ्लाइट है। सौम्या कहती है, इतनी जल्दी? हाँ, मीटिंग की रिपोर्ट देनी है। सौम्या कहती है, आप फिर कब आएंगे? अरे आप कहिए तो हमेशा यहीं रुक जाएं। सौम्या ये सुनकर रोहित को देखने लगती है तो रोहित कहता है कि हम मजाक कर रहे थे, बहुत जल्दी आपसे मिलने आएंगे और हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगले दिन रोहित सौम्या के माता पिता से मिलकर जयपुर चला गया और सौम्या उसके बारे में सोचने लगती है। रोहित के जयपुर जाने के बाद सौम्या उसके बारे में सोच रही थी। इधर रोहित का भी यही हाल था। रोहित ने तो अपने दिल की बात कह दी, पर सौम्या चाहते हुए भी कुछ कह नहीं पाई। सौम्या अपने अतीत से डरती थी कि कहीं रोहित के माता पिता भी वही सब ना कहें जो निशांत के माता पिता ने कहा, क्योंकि इस बार उसमें दोबारा दुख सहने की शक्ति खत्म हो गई थी। इधर रोहित ने सोच लिया था कि उसके मन में जो डर है वह दूर करके रहेगा। इसके लिए उसको चाहे जो भी कुछ करना पड़े, इसलिए उसने सबसे पहले अपने माता पिता से बात करने के लिए सोचा। रोहित, नाश्ता करने आओ। रोहित की माँ ने कहा, जी माँ आया।
रोहित अपने पापा के साथ बैठकर नाश्ता करने लगा। रोहित की माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, जब से लखनऊ से आए हो तब से बहुत शांत हो। बहन, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। रोहित ने कहा, हाँ बताओ क्या बात है बेटा, माँ बोली। रोहित ने कहा, माँ एक लड़की है सौम्या, उससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। हाँ बेटा, पर कौन है, कहाँ की है, ये तो बताओ, रोहित के पापा ने कहा। रोहित बोला, पापा उसका नाम सौम्या है, वह लखनऊ में रहती है, बहुत अच्छी लेखिका है। अभी मैं लखनऊ गया था तभी उससे मिला। हम एक दूसरे को 1 साल से जानते हैं। वह मेरे बारे में सब कुछ जानती है। उसका रंग सांवला है, पर मेरी नज़र में वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। और माँ, एक बार आपके कहने पर मैंने सबसे सुंदर लड़की से विवाह किया था, उसका नतीजा आपने देख लिया। मैं सौम्या को पसंद करता हूँ और अब उससे विवाह करना चाहता हूँ। आप दोनों का आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं आपको पहले से लिए बता रहा हूँ कि सौम्या का रंग दबा हुआ है और एक बार रंग के कारण उसके किसी अपने ने उसे ठुकरा दिया। अब उसको दोबारा दुख झेलना ना पड़े, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, ताकि आप कहीं उसे मना ना करें। हाँ रोहित, हम कब मना कर रहे थे। एक बार तो हमें सौम्या से मिलने का अवसर दो। तुम ऐसा करो, हम लोगों की 3 फ्लाइट की टिकट संडे को बुक करा लो। हम लोग संडे को लखनऊ चलेंगे। रोहित की माँ ने कहा, धन्यवाद। ये कहकर रोहित माँ के गले लग गया और उसने सौम्या को फ़ोन किया। सौम्या, हेलो। हाँ रोहित, कैसे हैं आप। रोहित, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। सौम्या, मैं अच्छी हूँ, और माँ पापा सब ठीक हैं। रोहित, सब ठीक है सौम्या। मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि माँ पापा के साथ मैं इस रविवार आपके पास आ रहा हूँ। आप सुन रही हैं ना। सौम्या, पर यूँ अचानक। रोहित, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने आपके लिए माँ पापा से बात की है, वह आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। सौम्या, आप जानते हैं रोहित, मैं दोबारा कोई दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। रोहित, सौम्या, कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। सौम्या, खुद से ज़्यादा भरोसा है। पर रोहित, तो आप निश्चिंत रहें। सौम्या, मैंने आपसे वादा किया है कि अब आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएंगी। ये कहकर वह फ़ोन रख देता है। इधर सौम्या ये सोचकर परेशान हो जाती है कि अगर रोहित के माँ पापा ने भी वही किया जो निशांत के माँ पिताजी ने किया था, तो वह कैसे बर्दाश्त करेगी। रोहित जानता था कि सौम्या परेशान है, इसलिए उसने सौम्या को मैसेज किया, प्लीज आप परेशान मत होइए, हम हैं आपके साथ। रविवार का दिन आ गया। सौम्या ने अपने माता पिता से कहा कि आज रोहित अपने माता पिता के साथ आ रहा है। सौम्या के माता पिता खुश हो गए और वह उनके आने की तैयारी में लग गए। सौम्या भी उन दोनों के आने की राह देख रही थी, पर उसका मन घबरा रहा था। सौम्या ने कैब बुक कर दी थी, जिससे रोहित और उसके माता पिता आसानी से घर आ जाएं। सौम्या उन सब का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद तीनों घर आ गए। सौम्या की माँ ने उन सब का स्वागत किया और बैठाया, नाश्ता पानी कराया। सौम्या के पापा रोहित के पापा से बात कर रहे थे, रोहित की माँ से रोहित से, और रोहित की नज़रें सौम्या को ढूंढ रही थीं। सौम्या की माँ ने सौम्या को आवाज़ दी तो सौम्या मन में भगवान का नाम लेकर आई और उसने रोहित की माँ और पापा को नमस्ते किया। रोहित की माँ ने सौम्या को देखा, उसका रंग बहुत ही दबा हुआ था, लेकिन एक बार सुंदर दुल्हन लाकर धोखा खा चुकी थी और ये रोहित की पसंद भी थी, इसलिए ना करने का सवाल ही नहीं उठता था। उन्होंने अपने कंगन उतारकर सौम्या को पहनाते हुए कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर आएं, रोहित की दुल्हन बनकर। सौम्या को ये सुनकर विश्वास नहीं हुआ और उसकी आंखों से अश्रु बाहर निकले। तब रोहित की माँ ने उसको गले से लगा लिया और सौम्या से कहा, मैं सच कह रही हूँ, अब तो रोहित की दुल्हन कोई बनेगा तो बस आप। सौम्या और रोहित दोनों ही बहुत खुश हैं और रोहित के माता पिता भी। सौम्या की माँ मिठाई लाती हैं और सभी का मुंह मीठा कराती हैं। रोहित सौम्या से आंखों ही आंखों में कहता है, अब तो आप खुश हैं। सौम्या शर्मा कर नजरें झुका देती है। सब लोग खाना खाते हैं। खाने के बाद रोहित सौम्या के साथ छत पर आ जाता है और सौम्या से कहता है, मैं आपकी आंखों में हमेशा खुशी देखना चाहता हूँ, आपको मैं कभी दुखी नहीं देख सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तो आपकी हाँ है या अभी भी मुझे इंतजार करना होगा। सौम्या शर्मा कर नजरें नीची कर लेती है और मुस्कुरा देती है। रोहित उसका हाथ पकड़कर कहता है, तो मैं आपकी हाँ समझूं। सौम्या हाँ में सर हिला देती है। रोहित और सौम्या दोनों बहुत खुश होते हैं। रोहित की माँ सौम्या की माँ से कहती है,
अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो हम कल इन दोनों की सगाई कर दें। सौम्या की माँ ने कहा, आप तो मेरे मन की बात कह दी। जरूर, कल ही हम इन दोनों की सगाई कर देते हैं। अगले दिन दोनों की सगाई की तैयारियां चलती हैं। कुछ खास लोगों को बुलाकर बहुत ही सादगी से सगाई की तैयारी होती है। सौम्या गुलाबी रंग की साड़ी पहने होती है और उसने बाल खोल कर रखे होते हैं। आज तो सौम्या बहुत अच्छी लग रही होती है। रोहित ने आसमानी रंग का कुर्ता पजामा पहना होता है। वह इसमें बहुत जच रहा होता है। दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। हंसी खुशी का माहौल चल रहा होता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। नाच और गाने के साथ दोनों की सगाई संपन्न होती है। आज सौम्या बहुत खुश होती है। आखिरकार उसका विवाह होने जा रहा था। बस वह भगवान से ये प्रार्थना करती है कि अब उसकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। सौम्या और रोहित की सगाई हो गई थी। दोनों ही बहुत खुश थे। फिर भी न जाने क्यों सौम्या के मन में डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। और शायद उसका ये डर सही साबित होने वाला था। रोहित के माता पिता ने सौम्या के माता पिता से वापस जयपुर जाने के लिए कहा। रोहित की माँ ने सौम्या से कहा, बेटा अब तुम शीघ्र ही हमारे घर की बहू बनकर आ जाओ। सौम्या ने रोहित के माता पिता के पैर छुए। वह तीनों जयपुर वापस चले गए। इधर सौम्या दोबारा लेखन कार्य में लग गई। आज उसने एक नई कहानी लिखी जिसमें दर्द कम था और कहानी उत्साह से भरी हुई थी। रोहित का मैसेज सौम्या के पास आया, क्या बात है, आज आपकी कहानी बहुत अच्छी और सकारात्मक सोच लिए हुए है। सौम्या ने रोहित से कहा, ये सब आपकी मेहरबानियों का नतीजा है। रोहित ने सौम्या से कहा, फिर तुमने मेरे प्यार को मेहरबानी कहा। जाइए, अब हम आपसे बात नहीं करते। रोहित ने गुस्से से फोन रख दिया। सौम्या ने रोहित को मनाने के लिए वीडियो कॉल की और अपने दोनों हाथ से कान पकड़कर रोहित से माफी मांगी। रोहित ने कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, पर मेरे प्यार को कभी मेहरबानी मत कहिएगा। हम आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं और अब आपके बिना रहना भी बहुत मुश्किल है। इस तरह सौम्या और रोहित में बातचीत रूठना मनाना होने लगा। कुछ दिन बीतने पर रोहित की माँ ने अपने पंडित जी से विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निकलवा लिया। विवाह की तिथि 2 महीने बाद की निकली थी। सब बहुत खुश हैं। विवाह की तैयारियां चलने लगी थीं। सौम्या ने भी अपने विवाह के लिए खूब शॉपिंग कर रही थी। इधर सौम्या को बहुत थकान लग रही थी। उसने माँ से कहा, माँ आप घर चलो, बाकी कल खरीदारी करना। माँ ने कहा कि ठीक है, अब चलो घर। घर आकर सौम्या लेट गई और सो गई। माँ ने जब उसको चाय देने के लिए जगाया तो वह गहरी नींद में थी। माँ ने सोचा, वाकई बहुत थक गई थी। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा तो माथा जल रहा था। उसको तेज बुखार था। माँ घबरा गई और सौम्या के पापा से कहा, आप जल्दी आइए, देखिए ना, सौम्या को बहुत तेज बुखार हो रहा है। सौम्या के पापा आए और उन्होंने सौम्या को देखा और तुरंत उन्होंने डॉक्टर को फोन किया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर साहब आ गए और उन्होंने सौम्या का चेकअप किया। डॉक्टर ने कहा, आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थकान की वजह से बुखार आ गया है। थोड़ा आराम करेगी तो सही हो जाएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमको फोन कीजिएगा। इधर सौम्या का कोई मैसेज न आने से रोहित परेशान था। उसने सोचा कि कल दोपहर से सौम्या का कोई मैसेज क्यों नहीं आया। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने सौम्या को फोन लगाया। सौम्या सो रही थी तो फोन उसकी माँ ने उठाया। हाँ बेटा, कैसे हो? रोहित ने आश्चर्य से कहा, माँ आज आपने फोन उठाया, सौम्या ठीक तो है? सौम्या की माँ, नहीं रोहित, सौम्या को कल से बुखार है। अभी डॉक्टर घर आए थे, उन्होंने सौम्या को देखा और दवाइयाँ दी हैं। सौम्या दवा खाकर सो रही है। डॉक्टर ने कहा है थकान की वजह से बुखार आ गया है, चिंता की कोई बात नहीं है। रोहित, ठीक है माँ, अब आप भी परेशान मत होइए और कोई भी ज़रूरत हो तो हमें फ़ोन कीजिएगा। मैं शाम को फिर फ़ोन करूँगा और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं लखनऊ आ जाऊँगा। सौम्या की माँ, नहीं रोहित बेटा, आप परेशान मत होइए, अगर कोई ज़रूरत हुई तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। रोहित, ठीक है माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, कुछ भी हो हमें बताइएगा। ओके बाय माँ। रोहित फोन तो रख देता है लेकिन वह परेशान होता है सौम्या की तबीयत को लेकर। इधर सौम्या की माँ सौम्या को सोता हुआ देखकर घर के काम में लग जाती हैं। शाम के समय सौम्या जब जागती है और उसके पापा उसके पास बैठे होते हैं। पापा सौम्या से कहते हैं, बेटा अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ पापा, बस थोड़ी कमजोरी है, आप परेशान ना हों।
अभी कुछ खाएंगे पिएंगे तो कमजोरी भी जल्दी से ठीक हो जाएगी। पापा, अपना ध्यान रखो, बहुत जल्दी तुम्हारी शादी होने वाली है। सौम्या, जी पापा। सौम्या ने फोन उठाया और देखा रोहित के बहुत सारे मैसेज पड़े थे। उसने उसको गेट वेल सून लिखा था और अपना ख्याल रखने को लिखा था। सौम्या ने रोहित को फोन लगाया। रोहित, कैसी हो तुम? बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती हो। बुखार कैसे हो गया तुमको? अब तुम ठीक हो? सौम्या, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। रोहित, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मैं तुरंत लखनऊ आ जाऊँ। सौम्या, आप परेशान मत होइए, जब आपको समय मिले तब आइएगा। रोहित, सौम्या तुम्हारे लिए तो मेरे पास समय ही समय है। ठीक है, अपना ध्यान रखना, मेरी एक मीटिंग है अभी, मैं बाद में बात करता हूँ। इसी तरह रोहित रोज फोन पर सौम्या को अपना ख्याल रखने के लिए कहता और उसको बार बार फोन करता, तो सौम्या को भी बहुत अच्छा लगता कि रोहित उसका कितना ख्याल रखता है। आज एक सप्ताह हो गया था। सौम्या कुछ ठीक लग रही थी, लेकिन आज फिर उसके बुखार चढ़ गया। उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दोबारा बुखार चढ़ने पर उसको कुछ टेस्ट लिखे। उन्होंने सौम्या से कहा, हो सकता है कि आपको टाइफाइड हो। सौम्या को इन दिनों कुछ थकान भी अधिक लगने लगी थी। सौम्या की माँ ने सोचा कि विवाह के काम की अधिकता की वजह से शायद थकान है और वह अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखती। रोहित भी सौम्या से रोज फोन पर उसका हाल पूछता, उसको खाना पीना दवाई समय पर लेने को कहता। रोहित सौम्या से कहता कि तुम जल्दी अच्छी हो जाओ, क्योंकि अब विवाह के दिन नजदीक आ रहे हैं। आज सौम्या के सभी टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी। उसने माँ से कहा, मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ। उसके पिता ने कहा, रुको बेटा, मैं भी साथ चलता हूँ। पर न जाने क्यों सौम्या को आज अपने माता पिता को ले जाना सही नहीं लग रहा था। इसलिए उसने पिताजी से कहा, नहीं पापा, मैं अपनी दोस्त को ले लूंगी, आप परेशान ना हो और मैं अपना ख्याल रखूंगी। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। सौम्या ने कहा, पापा, लेकिन बेटा, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, आप कैसे जाओगे? सौम्या ने कहा, पापा मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए, थोड़ी कमजोरी है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। सौम्या डॉक्टर के केबिन में गई। डॉक्टर साहब ने कहा, सौम्या आपके साथ कोई आया है? सौम्या, डॉक्टर मैं ही आई हूँ, मेरी रिपोर्ट आ गई डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, बेहतर होगा आप अपने हस्बैंड या अपने माता पिता को बुलाएं, या जो भी आपके साथ में हो उनको बुलाएं। सौम्या ने कहा, डॉक्टर ऐसा क्या है जो मुझे किसी और की जरूरत है? डॉक्टर ने कहा, मैं आपकी रिपोर्ट के बारे में आपके माता पिता से बात करना चाहता हूँ। सौम्या ने कहा, डॉक्टर मेरे माता पिता बीमार हैं, मेरा भाई बाहर रहता है और मेरे अभी तक विवाह नहीं हुआ। और डॉक्टर, मैंने इतना दर्द सहा है कि मैं किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार हूँ, आप जो कुछ भी कहें मुझसे कहिए। डॉक्टर, सौम्या जी, वैसे ये बात मुझे आपको नहीं बतानी चाहिए, पर जब आप इतना कह रही हैं तो मैं बताता हूँ, आपको टाइफाइड नहीं है। सौम्या का चेहरा थोड़ा सा घबराया लग रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, डॉक्टर मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, आपको कैंसर है, सेकेंड स्टेज। सौम्या ने जब ये सुना तो उसको लगा जैसे उसके सर पर किसी ने हथौड़ी मार दी हो। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसको लगा जैसे खुशी उसके पास आकर उससे बहुत दूर चली गई है। उसने अपने आप को बहुत संभाला और डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरे पास कितना समय है? डॉक्टर ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 2 साल। सौम्या ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरी आपसे एक विनती है, कृपया करके ये बात मेरे और अपने तक ही रखिएगा। मेरे माता पिता इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे, आप उन्हें कुछ नहीं बताइएगा। ठीक है सौम्या, आप परेशान मत होइए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, पर आपको समय से दवा लेनी है और अपना इलाज कराना है। जी डॉक्टर। सौम्या बहुत घबरा गई थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह किसी तरह से डॉक्टर के यहाँ से निकली। उसने किसी तरह हिम्मत की और ऑटो करके सीधे घर पहुंच गई। उसके पिता ने उससे पूछा, सौम्या क्या आया रिपोर्ट में? सौम्या, जी पापा वायरल है, ठीक हो जाएगा जल्दी ही। पापा मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। ये कहकर सौम्या अपने कमरे में चली गई। सौम्या ने कमरा बंद किया और तकिए से मुंह दबाकर बहुत देर तक रोती रही। इतने में रोहित का फोन आ गया। सौम्या ने फोन उठाया। रोहित ने कहा, सौम्या तुम्हारी रिपोर्ट आ गई? सौम्या, हाँ सब ठीक है। रोहित, मुझे तुमको कुछ बताना है। भाई आज मेरे दोस्त को बेटा हुआ है, तो आज उसके घर जाना है। सौम्या, रोहित आपसे एक बात पूछूं? आपको बच्चे बहुत पसंद हैं?
रोहित, हाँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों से तो मुझे बहुत प्यार है। और पता है, मुझे तुमसे दर्जन भर बच्चे चाहिए। पूरी क्रिकेट टीम बना लूंगा। हा 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 हा। सौम्या ने रोहित से कहा। अब हम फोन रखते हैं, आपसे बाद में बात करती हूँ। ये कहकर सौम्या ने फोन तो रख दिया, पर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसके पास केवल 2 साल का समय था और वह रोहित से शादी करके उसको कोई खुशी भी नहीं दे सकती थी। अतः उसने निश्चित किया कि वह रोहित से विवाह नहीं करेगी। सौम्या बहुत परेशान होती है। वह समझ नहीं पाती कि क्या करे। अंततः वह विवाह नहीं करने का निश्चय करती है। वह रोहित को मैसेज करती है, रोहित आप हमको भूल जाइए, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। इतना मैसेज करने के बाद वह तकिए में मुंह दबाकर रोने लगती है। रोहित मैसेज पढ़कर सौम्या को कॉल करता है। पहले 2 बार वह रोहित का फोन काट देती है, फिर तीसरी बार कॉल उठा लेती है। आंखों से आंसू पोंछते हुए सौम्या कहती है, हाँ रोहित बोलो। रोहित, सौम्या ये क्या मैसेज किया है तुमने? मजाक में भी मत कहना, पागल हो गई हो, कुछ भी कह देती हो। सौम्या रोते हुए अपनी आवाज दबाकर, नहीं रोहित, मैं सच कह रही हूँ, आप हमको भूल जाइए। रोहित गुस्से से फोन रख देता है। सौम्या उसके फोन काट देने के कारण अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है। उसके मन में विचार चल रहे होते हैं कि मेरे ही कारण तो रोहित नाराज हुए हैं। हम यही तो चाहते थे, फिर क्यों हमको बुरा लग रहा है? कैसा मजाक हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है? ये सोचकर बहुत रोती है। इधर रोहित बहुत परेशान होता है, मन में सोचता है कि क्या हुआ जो सौम्या ने ये सब कहा। उसकी आवाज बता रही थी कि वह बहुत परेशान है, और ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। रोहित अपने माँ पापा के पास आता है और कहता है कि माँ, ऑफिस के कुछ आवश्यक काम से हमको लखनऊ जाना पड़ेगा आज ही। पर अचानक माँ ने कहा, रोहित, हाँ माँ, कुछ बहुत आवश्यक काम है। माँ, ठीक है, जब जा रहे हो तो सौम्या से भी मिल लेना। रोहित मन में सोचते हुए, सौम्या के पास ही तो जा रहा हूँ। जी माँ। ये कहकर रोहित लखनऊ के लिए निकल लेता है। सौम्या के माता पिता बैठे हुए होते हैं और आपस में विवाह की तैयारी को लेकर बात कर रहे होते हैं। तभी रोहित आकर उनके पैर छूता है। सौम्या की माँ, अरे बेटा, अचानक से आप? सौम्या ने भी नहीं बताया कि आप आने वाले हो। रोहित, क्यों माँ? आपके बेटे को अब आने के लिए सोचना पड़ेगा। माँ, क्या ये मेरा घर नहीं है? सौम्या को भी नहीं पता है कि हम आ रहे हैं। माँ, सब ठीक है। माँ, हाँ बेटा, आपका भी घर है, आप जब चाहो यहाँ आ सकते हो, सब ठीक है बेटा। पर सौम्या कुछ परेशान है। हमने पूछने की बहुत कोशिश की, पर वह कुछ बता ही नहीं रही है। शायद अभी अभी बीमारी से उठी है, बहुत कमजोर हो गई है। कल से उसने कुछ खाया भी नहीं है। रोहित, माँ, सौम्या कहाँ है? माँ, बेटा अपने कमरे में है। रोहित, माँ, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? माँ, हाँ बेटा, जरूर जाइए, ऊपर अपने कमरे में है। तब तक हम आप दोनों के लिए खाना गर्म करते हैं। रोहित धीरे से ऊपर सौम्या के कमरे में जाता है तो देखता है कि सौम्या उसकी फोटो मोबाइल में देख रही होती है और रोते हुए कहती है, रोहित, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों आप मेरी जिंदगी में आए? मैं तो अपने दर्द के साथ जी रही थी, क्यों नहीं रह सकती मैं आपके बिना? क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? आज आप हमको गलत समझोगे। मैं बेवफा सही, पर मैं आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। विवाह नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। हो सके तो आप हमको माफ कर देना। रोहित से सौम्या की ये हालत देखी नहीं जाती और वह सोचता है, ऐसा क्या है जिसने सौम्या को इतना तोड़ दिया? मैं सौम्या को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं इस बात की जड़ तक जाऊंगा जिसने सौम्या की ये हालत करी है। रोहित, सौम्या। सौम्या उसको आश्चर्य से देखती है कि रोहित कैसे आ गया, और वह रोहित को देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाती और उसके गले लग जाती है। वह बहुत रोती है। अचानक से उसके मन में ये चलता है कि वह क्या कर रही है। वह रोहित के सामने अपने आप को टूटने नहीं दे सकती, उसे मजबूत बनना होगा। और वह एकदम से रोहित से दूर हट जाती है। सौम्या, रोहित, आप यहाँ क्यों आए? मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। आप यहाँ से चले जाइए और मुझे भूल जाइए। रोहित, चुप, एकदम चुप। तुम्हारा दिल कुछ कह रहा है, तुम्हारी आंखें कुछ और तुम्हारा दिमाग कुछ और। पागल हो गई हो जो इतना बड़ा फैसला ले लिया? तुम मुझसे दूर जाना भी नहीं चाहती और तुम मुझसे दूर जा रही हो।
अपने दिल में इतना दर्द छुपा कर रखा हुआ है। आज मैं ये जान कर रहूंगा कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। अगर आज तुमने मुझे नहीं बताया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। सौम्या रोहित के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहती है कि कितनी बदनसीब हूं मैं कि मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आपको मेरी उम्र लग जाए। आप जानना चाहते हैं कि मैं विवाह क्यों नहीं कर रही हूँ, तो सुनिए। रोहित, मैं आपसे विवाह इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कैंसर है। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल या 2 साल का समय है। अब आप ये बताइए, मैं आपको क्या दे पाऊंगी? कोई खुशी आपको नहीं दे सकती, उल्टा आप मुझे लेकर परेशान रहेंगे। आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे भूल जाइए और कहीं और किसी अच्छी लड़की से विवाह करके अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताइए। रोहित सौम्या को कस के गले लगाते हुए, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा और हाँ, विवाह भी तुम्ही से करूंगा। सौम्या और रोहित गले लगकर बहुत देर तक रोते रहते हैं। रोहित ने कहा, सौम्या, मैं जयपुर से लखनऊ तुम्हारे पास आया हूँ। पता है मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो नीचे, माँ ने खाना बना कर रखा है, चलो मिलकर खाना खाते हैं। सौम्या, रोहित प्लीज आप जाइए, मेरा मन नहीं कर रहा। रोहित सौम्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती नीचे ले आता है और खाने की मेज पर बैठाता है और माँ से कहता है कि माँ, मेरा और सौम्या का खाना लगाइए, बहुत तेज भूख लगी है। माँ कहती है, लगा रही हूँ। माँ खाना लगाती है। रोहित सौम्या का हाथ पकड़कर आंखों ही आंखों में कहता है, सौम्या, मैं हूं ना, तुम परेशान मत हो, अब सब ठीक हो जाएगा। सौम्या और रोहित खाना खाते हैं। रोहित सौम्या से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। रोहित अपने मन में सोचता है, अब मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ, तुम्हारे पास कभी गम को फटकने भी नहीं दूंगा, मेरा वादा है खुद से। रोहित खाना खाकर माँ को फोन करता है और उन्हें लखनऊ पहुंचने की खबर देता है और कहता है कि माँ, आप परेशान ना होइए, हम सौम्या के घर पर हैं। उसके बाद वह छत पर चला जाता है और चुपचाप खड़ा होकर चांद को देखने लगता है। इधर सौम्या खाना खाने के बाद रोहित को देखती है कि वह कहाँ चला गया। सब जगह देखने के बाद वह छत पर जाती है और देखती है कि रोहित खड़ा चुपचाप चांद को निहार रहा होता है। सौम्या रोहित के पास जाती है और पूछती है, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं और क्या सोच रहे हैं? रोहित सौम्या को कस के गले लगा लेता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ये सुनकर सौम्या की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। रोहित सौम्या के आंसू पोंछता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। रोहित अपने माँ पापा को फोन करता है और कहता है, पापा, मैंने कल आपकी और माँ की लखनऊ की फ्लाइट की टिकट बुक करा दी है। आप दोनों को कल लखनऊ आना है, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसके पापा कहते हैं, बेटा, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप दोनों लखनऊ आ जाइए। सौम्या रोहित से कहती है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप माँ और पापा को कल ही लखनऊ क्यों बुलवा रहे हैं? रोहित सौम्या से कहता है, क्योंकि मैं कल ही तुमसे शादी करने वाला हूँ। सौम्या चौंक कर कहती है, कल ही? हाँ, कल ही, रोहित ने कहा। सौम्या को बहुत आश्चर्य हुआ कि रोहित ऐसा क्यों कर रहा है। वह रोहित को देखने लगती है। ऐसे क्यों देख रही हो? मैं सच कह रहा हूँ, तुम ये जानना चाहती हो मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? सौम्या ने कहा, हाँ। रोहित ने कहा, क्योंकि अब हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अब एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता और ये बिना विवाह के संभव नहीं है, समझी तुम? अब सो जाओ जाकर, रात बहुत हो गई है। आप नहीं सोएंगे रोहित? सौम्या ने कहा, नहीं सौम्या, तुम जाओ, सो जाओ, थोड़ी देर में अकेले रहना चाहता हूँ। रोहित ने कहा, पर रोहित, सौम्या ने उसे देखते हुए कहा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है कहकर सौम्या नीचे चली जाती है। रोहित सोचने लगता है कि कैसे सौम्या की कहानियां पढ़ते पढ़ते वह सौम्या से इतना प्यार करने लगा कि अब उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसे चाहे कुछ भी करना पड़े, वह सौम्या का इलाज कराएगा। मैं सौम्या को मरने नहीं दूंगा। ये सोचकर रोहित नीचे आ जाता है और सो जाता है। सुबह पूजा की घंटी से रोहित की आंख खुलती है। वह देखता है कि ये सौम्या की माँ मंदिर में आरती कर रही हैं। रोहित मंदिर के सामने सर झुकाकर खड़ा हो जाता है
और मन ही मन भगवान से ये प्रार्थना करता है कि सौम्या को ठीक कर दीजिए भगवान, उसकी जिंदगी खुशियों से भर दे। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरती खत्म होते ही सौम्या की माँ रोहित को देखती हैं। रोहित से कहती हैं, क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, रोहित ने कहा। रोहित बेटा, आप नहा लीजिए, तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ। जी हाँ, ये कहकर रोहित नहाने चला गया। सौम्या की माँ, पापा, रोहित और सौम्या सब नाश्ता कर रहे होते हैं कि अचानक दरवाजे पर घंटी बजती है। रोहित को अंदाजा था कि शायद उसके माँ और पापा आ गए हैं। वह सौम्या से कहता है, तुम रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। ये कहकर वह दरवाजा खोलने चला जाता है। रोहित दरवाजा खोलता है तो देखता है कि माँ और पापा खड़े हैं। रोहित दोनों के पैर छूता है और अंदर लेकर आता है। सौम्या की माँ दोनों को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं। सौम्या भी रोहित के माता पिता के पैर छूती है। रोहित की माँ सौम्या के सर पर हाथ रखकर कहती हैं कि बेटा सदा खुश रहो। सौम्या की माँ उन दोनों का स्वागत करती हैं और नाश्ते के लिए उन सबको बैठाती हैं। सौम्या की माँ रोहित की माँ से कहती हैं कि भाभी जी, अच्छा हुआ आप आ गईं। आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, पर रोहित ने तो कुछ नहीं बताया कि आज आप लोग आने वाले हैं। रोहित की माँ ने कहा, रोहित ने ही तो हमको बुलाया है, कल इसका फोन आया था, इसी के कहने पर तो हम लोग आए हैं। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? सौम्या रोहित का चेहरा देख रही होती है। रोहित कहता है कि माँ सब ठीक है, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। चारों लोग एक साथ बोलते हैं, क्या? रोहित कहता है, माँ मैं आज ही सौम्या से शादी करना चाहता हूँ। सब आश्चर्य से पूछते हैं, आज क्यों अचानक? रोहित कहता है कि मैं अभी आपको कोई जवाब नहीं दे सकता, बस आप सबसे विनती करता हूँ कि आज ये विवाह हो जाने दीजिए। सब लोग कोई जवाब नहीं देते। रोहित ये कहकर कमरे में चला जाता है और रोहित के माँ पापा रोहित के पीछे आते हैं। रोहित की माँ कहती है, ये सब क्या है रोहित, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तो तुम्हारा विवाह कर ही रहे हैं ना, तो फिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों? आंखों में आंसू भरकर माँ के हाथ पकड़कर माँ से कहता है, आप जानती हैं माँ, सौम्या को कैंसर है और अब मैं उसको अपनी आंखों के सामने हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं शादी करके उसका इलाज कराने उसको मुंबई ले जाना चाहता हूँ। मुझे उसके साथ जाने के लिए विवाह करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे आप सब अनुमति नहीं देंगे। रोहित क्या कह रहे हो, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? माँ ने कहा। रोहित अपनी माँ को कुर्सी पर बैठाता है और उनके घुटनों पर सर रखकर जमीन पर बैठ जाता है और कहता है कि माँ, अगर मुझे विवाह के बाद पता चलता कि सौम्या को कैंसर है तो क्या मैं उसको छोड़ देता? ये कैंसर अगर मुझे होता तो क्या सौम्या मुझे छोड़ देती? और माँ, जब मेरी पहली शादी हुई तो वह हमने आपकी पसंद से की, कि क्या नतीजा निकला? आज मैं सौम्या से बहुत प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता उसके बिना, इसीलिए उसे दुनिया भर की खुशी देना चाहता हूँ, उसे ठीक करना चाहता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं सौम्या को ठीक करके रहूंगा। रोहित की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसा तुम चाहो। सौम्या के माता पिता को ये सब पता है? नहीं पता, और मैं उन्हें कुछ बताकर परेशान नहीं करना चाहता। रोहित, मैं उन्हें सही समय आने पर सब कुछ बता दूंगा। रोहित अपने माँ पापा के साथ नीचे कमरे में आता है और सौम्या के माता पिता से कहता है, बताइए आपको मेरा ये फैसला मंजूर है? सौम्या की माँ कहती है, पर बेटा इतनी जल्दी कैसे सारा इंतजाम हो पाएगा? आप उसकी चिंता मत करिए, वह सब हम पर छोड़ दीजिए, हम सब कर देंगे, बस आप हाँ कर दीजिए, रोहित ने कहा। सौम्या की माँ रोहित के हाथ जोड़ते हुए बोली, ठीक है बेटा, जैसी आपकी इच्छा, आज ही आप विवाह कर लीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं। रोहित ने सौम्या की माँ के हाथ पकड़ते हुए उनसे कहा, माँ मैं भी आपका बेटा हूँ, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझ पर विश्वास कीजिए माँ, आपका ये बेटा कभी कुछ गलत नहीं करेगा। सौम्या की माँ रोहित की ये बात सुनकर उसको गले लगा लेती हैं। सौम्या ये सब देख रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि रोहित उसको इतना प्यार करता है और क्या क्या कर रहा है उसके लिए, लेकिन वह रोहित को कुछ भी नहीं दे पाएगी। ये सोचकर सौम्या उदास हो जाती है।
रोहित अपने दोस्त को फोन करता है और कहता है, समीर तुमको मेरा एक काम करना होगा। मुझे आज शाम को ही आर्य समाज मंदिर में सौम्या के साथ विवाह करना है, तो तुमको उसकी तैयारी करनी है। समीर कहता है कि रोहित तू परेशान मत हो, मैं अभी पंडित जी से बात कर लेता हूँ और तुम्हें समय बता देता हूँ। तुम उसी समय भाभी को लेकर आ जाना। इधर रोहित जल्दी से अपनी माँ के साथ बाजार जाता है। वहां से सौम्या के लिए साड़ी, मंगलसूत्र, चूड़ी और अपने लिए कुर्ता पजामा और कुछ अन्य आवश्यक सामान खरीद कर घर लाता है। तब तक समीर का फोन आ जाता है कि रोहित आज शाम को 5 बजे तक तुमको और सौम्या को आर्य समाज मंदिर में आना है। रोहित कहता है, ठीक है समीर, मैं पहुंच जाऊंगा। सौम्या इधर घर में भगवान से प्रार्थना करती है, भोलेनाथ सब ठीक कर देना और रोहित को मैं कभी दुखी नहीं देख सकती। तब तक रोहित और उसकी माँ घर आते हैं। रोहित सबसे कहता है, आप सब लोग तैयार हो जाइए, हम लोगों को शाम को 5 बजे तक मंदिर पहुंचना है। रोहित की माँ सौम्या को साड़ी और चूड़ी जेवर देते हुए कहती हैं, बेटा आप इसको पहनकर तैयार हो जाइए। सौम्या सर झुकाकर जी माँ कहकर अपने कमरे में चली जाती है। रोहित भी कुर्ता पजामा लेकर कमरे में जाकर तैयार होने लगता है। सौम्या साड़ी देखती है, लाल रंग की बहुत खूबसूरत साड़ी होती है। सौम्या साड़ी पहनती है, हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहनती है, कानों में झुमके, माथे पर लाल बिंदी और हल्की सी लाल लिपस्टिक लगाकर अपने आप को आईने में निहारने लगती है और सोचती है, इस दिन के लिए हमने कितना इंतजार किया है और आज ये दिन आया है। तो ऐसे अचानक तैयार होकर सौम्या जब नीचे आती है तो उसकी माँ देखती है और मन ही मन सोचती है कि मैंने अपनी बेटी को दुल्हन बनने का सपना कब से देखा है और आज ये इस तरह पूरा होगा, ये कभी सोचा ही नहीं था। इधर रोहित की मम्मी भी सौम्या को देखकर कहती हैं, बहुत सुंदर लग रही हो। रोहित भी तैयार होकर आता है तो सौम्या को देखकर एक पल देखता ही रह जाता है। सौम्या के पापा कहते हैं, बेटा चलें हम लोग। जी का जवाब देकर रोहित गाड़ी निकालने लगता है। इसके बाद सौम्या, रोहित और दोनों के मम्मी पापा सब मिलकर आर्य समाज मंदिर के लिए निकलते हैं। वहां पर समीर उनका इंतजार कर रहा होता है। सब लोग मंदिर में बैठते हैं। पंडित जी दूल्हा और दुल्हन को बेदी पर बैठाते हैं। रोहित सौम्या से आंखों ही आंखों में कहता है, थोड़ा मुस्कुरा दो। सौम्या ये देखकर शर्मा कर नजरें नीची कर लेती है। दोनों लोग विवाह की बेदी पर बैठते हैं। पंडित जी सौम्या के माता पिता से कहते हैं कि पहले कन्यादान कीजिए। कन्यादान करते समय सौम्या की माँ की आंखों में आंसू होते हैं। उसके बाद पंडित जी रोहित को कहते हैं कि आप दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाइए। रोहित सौम्या को मंगलसूत्र पहनाता है और सिक्के से सिंदूर लेकर उसकी मांग भरता है। उसके बाद पंडित जी के कहने पर दोनों फेरे लेते हैं। फिर पंडित जी कहते हैं, आप दोनों का विवाह पूरा हुआ, अब आप लोग अपने सभी बड़े लोगों का आशीर्वाद ले लीजिए। दोनों माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद सब एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं। सौम्या के माता पिता दोनों बहुत खुश होते हैं और रोहित के माता पिता सोच रहे होते हैं कि मेरे बेटे के जीवन में ये खुशी कितने दिन रहेगी। रोहित सौम्या को देख रहा होता है और मन में सोचता है कि सौम्या, अब तुमको दुनिया की हर खुशी दूंगा और तुम्हारा इलाज कराऊंगा, तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा, तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। सौम्या मन में ये सोच रही होती है कि रोहित उसको कितना प्यार करता है। सब कुछ जानने के बाद भी रोहित ने उससे विवाह किया। अब जब तक वह है तब तक रोहित की हर खुशी का ख्याल रखेगी, रोहित की आंखों में आंसू नहीं आने देगी। सब लोग घर आते हैं। रोहित और सौम्या घर के मंदिर में हाथ जोड़ते हुए दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं। सौम्या की माँ सबके लिए खाना लगाती है। सभी लोग भोजन करते हैं। इसके बाद सौम्या की माँ रोहित से कहती है कि बेटा, अब आप सौम्या के पति हैं, हमेशा उसका ख्याल रखिएगा। अब आपको गेस्ट रूम में सोने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित कहता है कि माँ, मुझ पर विश्वास रखिए, अब मैं आपका बेटा हूँ, अब सौम्या मेरी जिम्मेदारी है। माँ रोहित के सर पर प्यार से हाथ फेरती है। सौम्या अपने सास ससुर के पैर छूकर उनके लिए पानी रखकर अपने कमरे में सोने के लिए आ जाती है और खिड़की पर खड़ी होकर रोहित का इंतजार करने लगती है। रोहित जब कमरे में जाता है तो देखता है कि सौम्या खिड़की पर खड़ी चांद को निहार रही है। रोहित सौम्या के कंधे पर हाथ रखता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। रोहित सौम्या से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सौम्या भी रोहित से कहती है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। रोहित सौम्या से कहता है,
तुमने अपनी दवाई खाई या नहीं? सौम्या नजर झुकाकर कहती है कि अभी नहीं। रोहित सौम्या के माथे पर किस करता है और कहता है कि पहले अपनी दवाई खाइए, उसके बाद मुझे तुम्हारी सारी रिपोर्ट, सारे डॉक्टर की पर्ची, सब कुछ अभी चाहिए। सौम्या कहती है पर रोहित इस समय कल ले लीजिएगा। रोहित कहता है कि हाँ मुझे अभी चाहिए। सौम्या रोहित को अपनी पूरी फाइल दे देती है। उसके बाद रोहित सौम्या को गोद में लेकर बिस्तर पर लेटाता है और चादर उड़ा देता है और सौम्या से कहता है कि तुम सो जाओ, मैं भी अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगा। इतना कहकर रोहित लैपटॉप पर काम करने लगता है। लेटे लेटे सौम्या रोहित को देखने लगती है। सौम्या रोहित को देखते देखते सो गई। 1 घंटे बाद रोहित भी काम खत्म करके जब सोने चला तो देखा सौम्या सो गई थी। रोहित ने सौम्या को चादर उड़ा दिया और उसके माथे पर एक किस करी और उसके पास सो गया। अगले दिन सुबह 6 बजे अलार्म बजा तो सौम्या की नींद खुल गई तो उसने देखा कि रोहित अभी भी सो रहा था और उसके चेहरे पर एक उदासी सी थी। वह उसके पास गई और उसका सर सहलाने लगी तो रोहित की आंख खुल गई। वह सौम्या को अपने पास खींच लेता है और उसके बाल उसके कान के पीछे करते हुए कहता है सॉरी। सौम्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि किस बात की सॉरी? रोहित ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा कि कल रात हम एक आवश्यक काम करने के कारण आपको समय नहीं दे पाए, इसलिए कल हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, पर मेरे कारण वह, इससे पहले कि रोहित कुछ आगे कहता, सौम्या ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा कि जब आप मेरे साथ हो तो ऐसी बहुत सी रातें हमारी जिंदगी में आएंगी, पर अभी आप उठकर नहा लीजिए, माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी, पर आप 10 मिनट बाद उठें, पहले मैं नहा लूं। इतना कहकर सौम्या बाथरूम में भाग गई। रोहित सौम्या की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और फिर सो गया। थोड़ी देर बाद जब सौम्या नहाकर आई तो देखा कि रोहित फिर से सो गया। उसको देखकर सौम्या मुस्कुराने लगी। सौम्या ने उसको सोने दिया और खुद तैयार होने लगी। आज उसने वही रोहित का लाया हुआ नीला जयपुरिया सूट पहना था। रोहित की नींद खुलती है तो वह सौम्या को एकटक देखने लगा। सौम्या की नज़र जब रोहित से मिली तो रोहित ने कहा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सौम्या ने शर्माते हुए नजरें नीची कर लीं और कहा कि आप जल्दी नहाकर नीचे आ जाइए, माँ हम दोनों का इंतजार कर रही होंगी। इतना कहकर वह नीचे चली गई और रोहित नहाने चला गया। सौम्या ने नीचे पहुंचकर देखा तो दोनों माँ जाग गई थीं और मंदिर में आरती कर रही थीं। उसने भी भगवान भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़े और आरती में शामिल हो गई। तत्पश्चात अपनी सास के पैर छूकर माँ को नाश्ता बनाने में मदद करने लगी। माँ ने उससे कहा, आज तो मेरी सौम्या बहुत सुंदर और खुश लग रही है। सौम्या ने कहा, क्या माँ आप भी? इतना कहकर वह नाश्ता लगाने लगी। थोड़ी देर बाद सब नाश्ते की टेबल पर आ जाते हैं। सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। सौम्या नाश्ता परोस रही होती है। रोहित सभी को गुड मॉर्निंग बोलता है और नाश्ता करने लगता है। नाश्ता करते हुए रोहित कहता है कि मुझे आप सबसे कुछ कहना है। सब एक साथ कहते हैं, बोलो क्या बात है बेटा? रोहित कहता है कि हम और सौम्या आज शाम 7 बजे की फ्लाइट से मुंबई जा रहे हैं। पर बेटा अचानक, अभी कुछ दिन तो, सौम्या की माँ ने कहा। रोहित, बोलो माँ, मेरे पास समय नहीं है और वहाँ सौम्या के भाई से भी मिल लेंगे। माँ आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। दरअसल कल 11 बजे मेरी वहाँ के डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, इसलिए निकलना होगा। रोहित के माता पिता तो सब समझ रहे थे, पर सौम्या के माता पिता को कुछ नहीं पता था। फिर सौम्या के पापा ने कहा, रोहित बेटा, सब ठीक तो है? कल आपने अचानक विवाह और आज अचानक जाने के लिए, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा दरअसल सौम्या को कैंसर है, तो सब इतना जल्दी? ये सुनकर सौम्या की माँ रोने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों होता है? इतना कहकर वह सौम्या को गले लगा लेती है। सौम्या की आंखों में भी आंसू होते हैं। वह कहती है, माँ सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो, और अब तो रोहित भी साथ है मेरे। रोहित माँ से कहता है कि आपको हम पर विश्वास है तो वादा करता हूँ कि सौम्या को कुछ नहीं होने दूंगा। अब सौम्या मेरी जिम्मेदारी है। सौम्या की माँ ने कहा, आपके माता पिता को सब पता है? हाँ, हमको सब कुछ पता है। रोहित ने हमको सब कुछ बता दिया और आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सौम्या अब हमारी भी बेटी है।
ये कहकर रोहित की माँ सौम्या की माँ को गले लगा लेती हैं। सौम्या की माँ रोहित की माँ के हाथ जोड़ते हुए कहती है कि आज भी आप जैसे लोग दुनिया में हैं। रोहित सबसे कहता है, अगर आप सबका रोना धोना हो गया हो तो हम और सौम्या जाकर पैकिंग कर लें। सौम्या के पिता ने कहा, हाँ बेटा, ये लोग तो बस रोते ही रहेंगे। बेटा, आज हमको आप पर बहुत गर्व हो रहा है कि आप मेरे दामाद हैं। रोहित कहता है कि पापा, मैं आपका दामाद नहीं, आपका बेटा हूँ। इतना कहकर रोहित और सौम्या अपने कमरे में चले जाते हैं। वहां जाकर सौम्या रोहित के गले लग जाती है और कहती है, तो ये है आपका आवश्यक काम जिसको आपने सारी रात बैठकर किया है। रोहित कहने लगा, मेरे लिए आपसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, बस डॉक्टर को आपकी रिपोर्ट भेज रहा था और उनसे अपॉइंटमेंट ले रहा था। सौम्या कहने लगती है, क्यों करते हैं आप हमसे इतना प्यार? हम तो आपको कुछ भी नहीं दे पा रहे और आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। रोहित सौम्या के होठों पर उंगली रखकर कहता है कि आप मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो और मैं आपको कुछ नहीं होने दे सकता। बहुत प्यार करता हूँ आपसे और इसलिए कहता हूँ कि अब आपको ठीक होना होगा मेरे लिए, समझिए आप। और ये कहकर रोहित सौम्या को गले लगा लेता है। रोहित सौम्या से कहता है कि अभी नीचे रोने धोने का कार्यक्रम हो रहा था और अब आप शुरू मत हो जाना। चलिए जल्दी से पैकिंग करिए और दोनों लोग मिलकर साथ में पैकिंग करने लगते हैं। रोहित सौम्या से कहता है, अगर कोई जरूरी सामान हो तो बता दीजिए, मैं ले आऊं अभी। सौम्या कहती है, सबसे जरूरी तो आप हैं बस मेरे लिए, आप बस पास रहें, बस और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगती है। सौम्या पैकिंग करती है। रोहित उससे कहता है, आप काम करिए, मैं अभी नीचे माँ से कुछ जरूरी बात करके आता हूँ। इतना कहकर रोहित माँ के पास जाता है और उनसे कहता है कि पापा और माँ, आप लोग का जाने का क्या है, मैं आप दोनों की टिकट करा दूं। सौम्या की माँ कहती है, रोहित बेटा, अभी कुछ दिन अपने माता पिता को मेरे पास रहने दो, हमें उनके साथ की बहुत आवश्यकता है। रोहित की माँ कहती है, हाँ बेटा, अभी हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। ठीक है माँ, हम समीर से कह देंगे, वह आप चारों का ध्यान रखेगा। बेटा, अगर आप कहें तो हम सब भी आपके साथ चलें। सौम्या की माँ ने कहा, नहीं माँ, आप विश्वास रखिए हम पर। इतना कहकर रोहित सौम्या के पास आता है। रोहित मन में सोचता है कि सबको तो हिम्मत दे रहा हूँ, पर हमको हिम्मत कौन देगा। सारी पैकिंग हो गई सौम्या, रोहित ने सौम्या से कहा। सौम्या ने रोहित के गले लगते हुए कहा, हाँ। रोहित बोला, क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है आपको हम पर। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सौम्या ने कहा, चलो अब जल्दी खाना खा लो, फिर हमको निकलना भी है। दोनों नीचे आते हैं और सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। सौम्या की माँ कहती है, हमने सौम्या के भाई विशाल से बात कर ली है, वह आप दोनों के रहने का इंतजाम अपने घर पर कर देगा और आप लोगों को लेने एयरपोर्ट भी आ जाएगा। पर माँ, इसकी क्या आवश्यकता थी? आप तो जानती हैं कि पूजा का इस तरह हम दोनों का रुकना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उसके घर में रहूं। मिलना अलग चीज है, माँ पर रुकना अलग बात। आप एक बार हमसे बात तो कर लेती। परेशान मत हो सौम्या, हम वही करेंगे जो तुमको ठीक लगेगा। चलो अब मुस्कुराओ। और माँ ने इसलिए कहा क्योंकि उनको तुम्हारी चिंता है, रोहित ने कहा। सौम्या ने माँ के गले लगते हुए कहा, माफ कीजिएगा माँ, हम कुछ ज्यादा बोल गए। माँ ने उसका सर सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, बस अपना ध्यान रखना और रोहित का भी। जी माँ। इतना कहकर सौम्या अब तैयार होने चली गई। रोहित अपने माता पिता से बात करने लगा, 7 बजे की फ्लाइट है, जल्दी करो रोहित। सौम्या 5 बज गया है, चिल्लाते हुए रोहित के पापा ने कहा, जी पापा आ गए बस। कहकर रोहित सौम्या के साथ बैग लेकर नीचे आ गया और माता पिता के पैर छुए और सौम्या के माता पिता के भी पैर छुए और कहा कि आप लोग परेशान मत हो, वहाँ जैसा होगा हम आपको बताते रहेंगे और यहाँ कोई परेशानी हो तो समीर को फोन कर दीजिएगा, वैसे हमने समीर से कह दिया। लो कैब आ गई, बैठो, सौम्या के पापा ने कहा। सौम्या और रोहित सबसे मिलकर कैब से एयरपोर्ट के लिए निकल गए और फ्लाइट से मुंबई के लिए रवाना हो गए। सौम्या और रोहित मुंबई की जमीन पर कदम रखते हैं। मुंबई जो एक सपनों की नगरी है, रोहित भी यहाँ एक सपना लेकर आया है, सौम्या को ठीक करने का। सौम्या की नज़र अचानक विशाल पर पड़ती है। विशाल एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ा रोहित और सौम्या का इंतजार कर रहा होता है। सौम्या विशाल को हाथ हिलाती है। विशाल सौम्या को देखता है और कहा, दी बहन रुको, मैं आ रहा हूँ गाड़ी लेकर। थोड़ी देर बाद विशाल
कार लेकर सौम्या के पास जाता है। विशाल रोहित के पैर छूता है। जीजू, मैं विशाल। रोहित विशाल को गले लगाते हुए कहता है, और कैसे हैं आप साले साहब? जीजू, मैं ठीक हूँ। घर पर आपका पूजा इंतजार कर रही है। सब लोग विशाल के घर पहुँचते हैं, जहाँ पूजा उनका स्वागत करती है। वह सौम्या से गले मिलती है और रोहित से सादर अभिवादन करती है। सौम्या कहती है, मेरी लाडो कहाँ है? पूजा ने सौम्या को चाय देते हुए कहा कि वह सो गई है, आप सुबह मिल लेना। और आपसे एक बात और कहनी थी, हम आपसे पहले किए गए सभी व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। कोई नहीं। सौम्या ये कहकर पूजा को गले लगा लेती है। थोड़ी देर चारों बातें करते हैं। पूजा सौम्या से कहती है, दी चलिए खाना लगा दिया है, खाना खाकर आप दोनों बगल वाले कमरे में आराम कीजिए, आपको सुबह जल्दी निकलना है। विशाल कहता है कि आप परेशान मत होइए, आप बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। सौम्या विशाल को गले लगाकर कहती है, हाँ भाई, जब इतना प्यार करने वाला भाई होगा और रोहित जैसे पति होंगे तो हमको तो ठीक होना ही पड़ेगा। सौम्या कमरे में आती है और रोहित से कहती है, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं सब कुछ अच्छा हो रहा है, देखो ना, पूजा जैसी लड़की भी बदल गई। रोहित हंसकर सौम्या को गले लगाते हुए कहता है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी जिंदगी बदल गई है। सौम्या ये सुनकर मुस्कुरा देती है। रोहित सौम्या को अपनी बाहों में लेकर उसके माथे पर किस करता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि सौम्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मेरी जिंदगी हो। सौम्या कहती है कि रोहित, अब मैं भी जीना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए, अपने परिवार के लिए ठीक होना चाहती हूँ। ये कहकर उसके सीने पर सर रखकर आंख में आंसू भर लेती है। रोहित कहता है, सौम्या सो जाओ, कल डॉक्टर के पास भी चलना है, तुम आज थक गई होगी। अगली सुबह सब लोग नाश्ता कर रहे हैं कि तभी अचानक 3 साल की परी आती है और अपनी माँ से चिपक जाती है। वह रोहित और सौम्या को ध्यान से देख रही होती है। सौम्या उसको पास बुलाती है और उसको चॉकलेट और एक प्यारी सी गुड़िया देती है। परी खुश हो जाती है। रोहित और सौम्या दोनों उसके साथ खेलने लग जाते हैं। जीजू, हम लोगों को निकलना होगा क्योंकि आप मुंबई का ट्रैफिक तो जानते हैं ना, आप लोग आइए, हम गाड़ी निकालते हैं। पर विशाल, तुम्हारा ऑफिस? सौम्या बोली, दिया छुट्टी ली है, अब जल्दी आइए। विशाल रोहित और सौम्या को लेकर गाड़ी से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए निकल लेता है। सौम्या और रोहित तेजी से भागती हुई मुंबई की सड़कों पर गाड़ियों को देख रहे होते हैं, जहां पर आदमी अपने सपनों को पूरा करने के लिए आया होता है। सौम्या तभी समुद्र देखती है। उसका मन होता है कि वह समुद्र के पास जाकर खूब मस्ती करे। रोहित उससे कहता है, जल्दी ही तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। तीनों लोग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां विशाल रजिस्ट्रेशन कराता है। सौम्या के मन में डर होता है। रोहित उससे कहता है कि परेशान मत हो, मैं हूं ना। विशाल आता है और बोलता है कि डॉक्टर अभी आपको आधे घंटे बाद बुलाएंगे। अच्छा है जीजू, जो आपने पहले से अपॉइंटमेंट ले ली थी, वरना बहुत दिक्कत हो जाती। आधे घंटे बाद डॉक्टर बुलाते हैं। तीनों लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। सौम्या मन ही मन भोलेनाथ का नाम लेती है। डॉक्टर सौम्या की सारी रिपोर्ट देखते हैं और कहते हैं कि हमें इनके कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम आपको पूरी जानकारी दे पाएंगे। सौम्या रोहित और विशाल के साथ जाकर अपने सारे टेस्ट करवाती है। उसको थकान लगने लगती है तो रोहित कहता है कि बस 2 टेस्ट रह गए हैं, बस वह हो जाएं तो फिर कैंटीन चलते हैं। सौम्या फिर टेस्ट करवाने लगती है। कैंटीन में चाय पीते हुए विशाल रोहित से कहता है कि जीजू, रिपोर्ट कल आएगी तो अब घर चलें, दी भी आराम कर लेंगी। उनके चेहरे से थकान साफ नजर आ रही है। सब लोग घर के लिए निकल लेते हैं। रोहित, सौम्या और विशाल तीनों घर आ जाते हैं। सौम्या बहुत थक गई होती है। रोहित उससे कहता है कि सौम्या, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर खाना खाएंगे। सौम्या जी कहकर आराम करने लगती है। रोहित और विशाल आपस में बात करने लगते हैं। पूजा कहती है, मैं सौम्या दीदी को खाने के लिए जगह देती हूँ। रोहित कहता है, नहीं पूजा, तुम उसका खाना कमरे में रख दो, जब वह उठेगी तो मैं खिला दूंगा, अभी उसको सोने दो। विशाल कहता है, जीजू ठीक कह रहे हैं,
ठीक है। पूजा ये कहकर सौम्या का खाना कमरे में रख देती है। रोहित और विशाल को खाना परोसने लगती है। अगले दिन सुबह जब सौम्या की नींद खुलती है तो देखती है कि रोहित आराम से सो रहा है। रोहित को सोते हुए सौम्या प्यार से निहार रही होती है। फिर उसे याद आता है कि कल रात को वह आते ही सो गई थी। पता नहीं रोहित ने खाना खाया या नहीं खाया। सौम्या देखती है कि कमरे में खाना एक प्लेट में ढका हुआ रखा होता है। तभी रोहित की नींद अचानक से खुल जाती है। सौम्या रोहित से कहती है, रोहित मुझे माफ कर दीजिए, कल मैं जल्दी सो गई, मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। आपने खाना खाया था? हाँ सौम्या, हमने और विशाल दोनों ने साथ में खाना खाया था। मैंने तुमको इसलिए नहीं जगाया क्योंकि तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी। ठीक है, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर नाश्ता करके हम लोगों को अस्पताल के लिए निकलना है। कुछ देर बाद विशाल सौम्या और रोहित को लेकर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए निकल लेता है। चलते समय सौम्या परी से कहती है, आज आपके लिए शाम को ढेर सारी चॉकलेट लाऊंगी। परी बुआ से चिपक जाती है और बुआ से कहती है, मेरे लिए एक अच्छा सा टेडी बियर भी लाइएगा। रोहित कहता है, जरूर मेरी प्रिंसेस। हॉस्पिटल के रिसेप्शन में रोहित और विशाल बैठे होते हैं कि तभी रिसेप्शन से नर्स आवाज देती है, मिसेस सौम्या। विशाल और रोहित दोनों रिसेप्शन पर जाते हैं। ये लीजिए मिसेस सौम्या की रिपोर्ट। आप इस रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर के पास जाइए और उनको दिखा दीजिए, रूम नंबर 51। सौम्या भी रोहित और विशाल के साथ डॉक्टर के पास जाने लगती है। तो रोहित कहता है, सौम्या तुम यहीं बैठो, मैं और विशाल होकर आते हैं, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें बुला लेंगे। ठीक है कहकर सौम्या वहीं बैठ जाती है। रोहित और विशाल डॉक्टर के केबिन में जाते हैं और डॉक्टर से नमस्ते कर उन्हें सौम्या की रिपोर्ट दिखाते हैं। सौम्या की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि देखिए मिस्टर रोहित, सौम्या जी को कैंसर है, ये तो स्पष्ट है। उनका कैंसर स्टेज 2 पार कर चुका है और अब उनकी स्टेज 3 स्टार्टिंग हो गई है। लेकिन अगर उनका अभी भी सही से इलाज कराया जाए तो उनके बचने के पूरे चांस हैं, अदरवाइज 2 साल या 1.5 साल। रोहित कहता है, डॉक्टर हम उनका पूरा इलाज करेंगे, जो आप कहेंगे वैसा करेंगे, बस मेरी सौम्या को बचा लीजिए। ठीक है, सौम्या जी को यहाँ 2 दिन के लिए एडमिट होना होगा, उनकी कीमोथेरेपी होगी। इसमें एक प्रकार की दवा चढ़ती है जो कैंसर के वायरस को नष्ट करती है। आमतौर पर 8 कीमोथेरेपी होती हैं। कीमोथेरेपी के लिए शरीर का मजबूत होना आवश्यक है। उनको हाई डोज दवा और रिच डाइट लेनी पड़ेगी। कीमोथेरेपी के दौरान उनके बाल पूरी तरह से झड़ जाएंगे, वह गंजी भी हो सकती हैं। उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा लगेगी, हो सकता है कि उनको कमजोरी के कारण चलने फिरने में भी परेशानी हो। लेकिन जब कीमोथेरेपी हो जाएगी तो फिर से उनका शरीर मजबूत हो जाएगा। और हाँ, जितना वह प्राणायाम और योगा करेंगी शरीर की आवश्यकता अनुसार, उससे भी उनको फायदा होगा। रोहित कहता है, डॉक्टर आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, बस सौम्या ठीक हो जाए। आप रिसेप्शन पर जाकर पैसे जमा करवा दें और एडमिशन फॉर्म फिल कर दीजिए। कीमोथेरेपी के लिए डेट ले लीजिए। जैसे ही वो एडमिट होती है हम कीमोथेरेपी करेंगे। जी डॉक्टर, ये कहकर रोहित और विशाल बाहर आते हैं। रोहित थोड़ा परेशान होता है। विशाल कहता है, जीजू सब ठीक होगा, दी फिर से सही हो जाएंगी, बस थोड़ा सा धैर्य और साहस से काम लेना पड़ेगा। हाँ विशाल, तुम सही कह रहे हो, हमें हिम्मत रखनी होगी, तभी हम सौम्या को भी हिम्मत दे पाएंगे। ये कहकर रोहित और विशाल सौम्या के पास जाते हैं और सौम्या से कहते हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी। सौम्या बस मुस्कुरा देती है। विशाल रोहित से कहता है, जीजू आप बैठिए, मैं बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। ठीक है विशाल, ये कहकर रोहित सौम्या के पास बैठ जाता है। रोहित सौम्या का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी, बस तुम्हें अपना ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, समय पर दवाई लेनी है। कीमोथेरेपी के माध्यम से कुछ दवाएं तुम्हें चढ़ेंगी जिससे तुम्हारा कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सौम्या कहती है, जब आप साथ में हैं तो कैंसर से भी बड़ी बीमारी हार जाएगी। तभी विशाल आ जाता है और रोहित से कहता है, जीजू हमें परसों सुबह 11 बजे दी को एडमिट कराना है, परसों की डेट मिली है। ठीक है विशाल, अब चलते हैं, सौम्या को भूख भी लगी होगी। बाकी उन्होंने खाने पीने का चार्ट सब उन्होंने दे दिया है, क्या करना है कैसे करना है सब इसमें लिखा हुआ है। ये कहकर विशाल रोहित को फाइल दे देता है। सौम्या, विशाल, रोहित
तीनों घर के लिए निकलते हैं। विशाल रोहित से कहता है, जीजू आप घर चलिए, मैं ऑफिस होकर आता हूँ, थोड़ा सा काम है, मैं आपको टैक्सी करा देता हूँ। ये कहकर विशाल टैक्सी रोकने लगता है। रोहित कहता है, विशाल तुम जाओ, मेरा मुंबई घूमा हुआ है, मैं घर चला जाऊंगा। जी कहकर विशाल ऑफिस के लिए निकल जाता है। सौम्या रोहित से कहती है, रोहित घर चलने से पहले थोड़ी देर जूहू चलें, परी के लिए चॉकलेट और टेडी बियर भी तो लेना है। ठीक है सौम्या। सौम्या और रोहित पास की बाजार जाते हैं और थोड़ी शॉपिंग करते हैं। उसके बाद दोनों थोड़ी देर समुद्र के किनारे बैठते हैं और उसकी लहरों को देखते हैं। रोहित हमें भेलपुरी खानी है, सौम्या कहती है। रोहित सौम्या के लिए भेलपुरी लेकर आता है। दोनों लोग भेलपुरी खाते हैं और वहां से समुद्र की उड़ती हुई लहरों को देखते हैं। रोहित कहता है, सौम्या घर चलो, बहुत देर हो रही है, तुम्हें थोड़ा आराम भी करना चाहिए। कुछ देर बाद रोहित और सौम्या वहां से टैक्सी करके घर आ जाते हैं और परी को चॉकलेट टेडी बियर देते हैं। रोहित और सौम्या परी के साथ खेलने लगते हैं। रोहित सौम्या को देखकर बहुत खुश होता है और सोचता है कि वह भी बच्चों के साथ बच्चा बन जाती है। सौम्या के चेहरे पर मुस्कुराहट की ये खुशी हमेशा के लिए दे दो भगवान, मेरी सौम्या को ठीक कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रोहित और सौम्या दोनों लोग परी के साथ खेलने लगते हैं। कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। परसों सौम्या को एडमिट होना होता है। रोहित के पास कल का दिन होता है। तभी विशाल भी आ जाता है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। रोहित विशाल से कहता है, विशाल सोच रहा हूँ कल का दिन हम लोगों के लिए खाली है तो हम लोग यहाँ सिद्धिविनायक, मुंबा देवी और हाजी अली की दरगाह हुआ आए। विशाल कल मेरी छुट्टी भी है, चलिए सब लोग साथ में पूरा दिन घूमेंगे। सौम्या बहुत खुश हो गई क्योंकि अब परी के साथ और भी समय बिताने को मिलेगा। अगले दिन पूजा, सौम्या, विशाल, रोहित और परी सब लोग गाड़ी से घूमने निकले। सबसे पहले सिद्धि विनायक जी के दर्शन किए, फिर माता मुंबा देवी के दर्शन किए। उसके बाद हाजी अली की दरगाह, जुहू चौपाटी, वहां पर समुद्र की लहरों के साथ सबने बहुत मौज मस्ती की। रोहित सौम्या को देखकर बहुत खुश था, लगी नहीं रहा था इसको कैंसर है। सौम्या हर पल जिंदगी जी लेना चाहती थी। सौम्या परी के साथ बहुत मस्ती करती है। विशाल और रोहित बातें करते हैं। पूजा भी सबके साथ बहुत खुश होती है। लगी नहीं रहा था कि कभी वह सौम्या से बहुत नाराज थी। सब लोग जब बहुत थक गए, वहीं बाहर सब लोगों ने खाना खाया। उसके बाद सब घर लौट आए। सौम्या को आराम भी करना था। अगले दिन उसके कीमोथेरेपी होनी थी। अगले दिन विशाल और रोहित तीनों टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां सौम्या एडमिट हो गई। वह पहले बहुत डर रही थी, पर रोहित ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, डरो नहीं, मैं हूँ। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं और सौम्या के कुछ टेस्ट करके उसको कीमो चढ़ाना प्रारंभ करते हैं। इसी दौरान रोहित घर पर अपने पिता को सारा हाल बताता है और कहता है कि माँ को और सौम्या के माता पिता को भी बता दीजिएगा। विशाल थोड़ी देर बाद ऑफिस से निकल जाता है और रोहित वहीं सौम्या के पास बैठा रहता है। एक कीमो चढ़ने में 12 घंटे का समय लगता है। रोहित वहीं सौम्या के हाथ सहलाता रहता है। सौम्या कहती है, रोहित आप जाकर कुछ खा लीजिए प्लीज। रोहित मना करता है तो सौम्या उसको जबरदस्ती अपनी कसम देकर भेज देती है। रात में लगभग 1 बजे तक सौम्या की कीमो चढ़ जाती है। उसके बाद सौम्या को डिस्चार्ज मिल जाता है। विशाल अपनी गाड़ी लेकर आता है और रोहित अपने हाथों के सहारे से सौम्या को गाड़ी में ले जाता है और तीनों घर आ जाते हैं। सौम्या को कीमो चढ़ने के कारण बहुत कमजोरी आ जाती है। रोहित उसको लेटा देता है और पूजा उसके लिए 1 गिलास गर्म दूध बादाम वाला लेकर आती है। सौम्या के बिल्कुल ताकत नहीं होती है। वह दूध पीकर रोहित से आंखों ही आंखों में कहती है, उसको बहुत नींद आ रही है, सो जाती है। रोहित सौम्या के पास बहुत देर तक बैठा रहता है। उसके बाद वह भी सो जाता है। अगली कीमो की डेट 2 दिन के बाद की मिलती है। रोहित सौम्या के खाने पीने का पूरा ध्यान रखता है। पूजा भी सौम्या का बहुत ध्यान रखती है। समय अपनी गति से निरंतर चल रहा होता है। सौम्या के 8 कीमो चढ़ जाती हैं। 2 महीने बीत चुके होते हैं। सौम्या बहुत कमजोर हो गई होती है। उसके सारे के सारे बाल झड़ गए होते हैं। डॉक्टर रोहित से कहते हैं कि अब इनकी सारी कीमो हो गई हैं, अब इनका फिर से कुछ टेस्ट होंगे जिससे कैंसर का पता लग जाएगा। इनको बहुत ही ज्यादा पौष्टिक आहार लेना होगा, इससे ये पहले की तरह सेहतमंद हो जाएंगी। आपको ये डाइट चार्ट के अनुसार
आपको उनको भोजन देना होगा। रोहित सौम्या का पूरा ध्यान रखता है। विशाल और पूजा भी सौम्या का पूरा ध्यान रखते हैं। उसके माता पिता भी बराबर उसका हाल चाल लेते रहते हैं। सौम्या रोहित के प्यार, विश्वास और अपनेपन से धीरे धीरे ठीक होती है। 15 दिन बाद उसके सारे टेस्ट होते हैं। रोहित के मन में घबराहट होती है कि भगवान इस बार सब ठीक हो। आज सौम्या की सारी रिपोर्ट आनी थी। रोहित और विशाल रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनसे कहते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने कैंसर जैसे रोग पर विजय पा ली है। सौम्या जी बिल्कुल ठीक हैं, पर इनके रूटीन चेकअप समय समय पर होते रहेंगे, जो आप अपने लोकल डॉक्टर से भी करा सकते हैं। सौम्या जी बहुत कमजोर हो गई हैं, उनका विशेष ध्यान रखना है। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। रोहित आज बहुत खुश होता है और वह डॉक्टर को कहता है कि मैं पूरा ध्यान रखूंगा। फिर वह विशाल के साथ सारी दवाई फाइल लेकर आता है। रोहित विशाल से कहता है, क्या पहले हम लोग सिद्धिविनायक मंदिर चलें? विशाल, जी जीजू जरूर। सिद्धिविनायक मंदिर जाकर विशाल और रोहित भगवान के आगे माथा टेकते हैं। रोहित भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कहता है कि आपने मेरी सौम्या को ठीक कर दिया। विशाल घर आते हैं। घर में सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। रोहित परी को गोद में उठाकर कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट लाया हूँ। सौम्या समझ जाती है रोहित की खुशी देखकर कि आज सब कुछ ठीक है। रोहित जाकर सौम्या को गले लगाता है और बोलता है, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, पहले जैसी। बस अब आपको अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और पहले की तरह सेहतमंद होने के लिए। रोहित विशाल से कहता है कि सोचता हूँ अब अपने घर के लिए निकलें, माता पिता भी इंतजार कर रहे होंगे। मैं यहाँ से सीधे जयपुर जाऊंगा क्योंकि दोनों माँ पापा वहीं पर हैं। विशाल कहता है, ठीक है जीजू, हम फ्लाइट की टिकट करा देते हैं। पूजा सौम्या को विदा करते समय बहुत रोती है और कहती है, दीदी अपना ध्यान रखिएगा, आपके आने से लगा जिंदगी में बहुत खुशियाँ आ गई हैं। अब आपके जाने के बाद घर बहुत सूना लगेगा। सौम्या पूजा से कहती है कि तुम भी जयपुर आना। सौम्या परी को बहुत सारा प्यार देती है और कहती है कि आप हमें बहुत याद आओगी। विशाल, पूजा और परी सौम्या और रोहित को छोड़ने एयरपोर्ट आए होते हैं। सौम्या और रोहित सबसे विदा लेकर मुंबई से जयपुर आ जाते हैं। रोहित जब यहाँ से लखनऊ गया था तब उसने नहीं सोचा था कि जब वह यहाँ आएगा तो सौम्या उसके साथ उसकी पत्नी बनकर आएगी। आज वह बहुत खुश था। सौम्या भी आज सही मायनों में अपने ससुराल आई थी। रोहित ने अपने माता पिता को अपने आने की खबर पहले ही दे दी थी। रोहित की मां ने सौम्या के गृह प्रवेश की पूरी तैयारी करके रखी हुई थी। लगभग 1 घंटे में एयरपोर्ट से सौम्या और रोहित घर पहुंच गए। रोहित की मां ने सबसे पहले दोनों की आरती उतारी। उसके बाद एक लोटे में थोड़ा सा चावल रखकर सौम्या से कहा, इसे गिराकर घर में प्रवेश करो। सौम्या ने लोटे को गिराकर घर में प्रवेश किया। रोहित की मां ने सौम्या से घर में थापे लगवाईं। सबसे मिलने के बाद रोहित ने सौम्या को अपना कमरा दिखाया। सौम्या अपने कमरे में आकर बहुत खुश थी। रोहित ने उससे कहा, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, थक गई होंगी, आपकी दवा का भी टाइम हो गया है। सौम्या लेटे लेटे अपने कमरे को निहार रही थी, जहां अब रोहित के साथ उसकी जिंदगी गुजरने वाली थी। वह अपनी जिंदगी के हसीन सपनों को सोचते सोचते सो गई। थोड़ी देर बाद रोहित ऊपर आया और उसने सौम्या के सर पर हाथ रखा और उसके माथे पर किस किया और उसको प्यार से उठाया। उठिए सौम्या, खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद रोहित ने सौम्या से पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? सौम्या ने कहा, जिसके पास आप जैसा जीवन साथी हो वह तो हमेशा अच्छा ही महसूस करेगा। सौम्या ने रोहित से कहा, मैं तो जीवन जीने की आशा ही खो चुकी थी, पर आपने हमें मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। इतना कहकर सौम्या रोहित के गले लग जाती है। रोहित सौम्या को अपनी बाहों में लेता है और कहता है, सौम्या आप मेरी जिंदगी हैं, आपके बिना मैं नहीं रह सकता। ये सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहित सौम्या के आंसू पोंछता है और सौम्या की आंखों में किस कर देता है। उसके बाद दोनों तन मन से एक हो गए होते हैं। समय की धारा अपनी गति से चलती है। सौम्या के निरंतर दवा, योगा और खान-पान से वह ठीक होने लगती है और धीरे धीरे अपने घर के कामों को भी संभाल लेती है। सौम्या और रोहित के विवाह को 2 साल बीत गए होते हैं। सौम्या रोहित की इच्छा जानती थी
उसको बच्चों से बहुत प्यार है। वह खुद भी माँ बनना चाहती थी। वह रोहित से अपनी इच्छा को व्यक्त करती है। रोहित कहता है, सौम्या, अभी तुम्हारा शरीर इस लायक नहीं है कि तुम एक बच्चे को जन्म दे सको। सौम्या रोहित से कहती है, प्लीज रोहित, हमें एक बार डॉक्टर से बात तो करनी चाहिए। रोहित कहता है, हम डॉक्टर के पास चलेंगे। अब तो आप खुश हो जाइए मैडम जी। सौम्या ये सुनकर रोहित के गले लग जाती है। अगले दिन रोहित सौम्या को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को सौम्या की सारी रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि क्या आप सौम्या माँ बन सकती है। डॉक्टर सौम्या की सारी रिपोर्ट देखती हैं। सौम्या मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान बस अब और भी एक खुशी दे दो जिससे रोहित और उसका परिवार भी खुश हो जाए और मुझे भी माँ बनने की सबसे बड़ी खुशी प्राप्त हो। रोहित भी मन ही मन डर रहा होता है कि क्या होगा। डॉक्टर सारी रिपोर्ट देखने के बाद दोनों से कहती हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप माँ बन सकती हैं, पर आपको डॉक्टर की देखरेख में पूरे 9 महीने रहना होगा। इसी बीच डॉक्टरों ने कुछ दवाइयाँ लिख कर देती है और सौम्या से कहती है, ये दवाइयाँ आप कल से स्टार्ट कर दीजिए। सौम्या और रोहित दोनों बहुत खुश होते हैं। वह दोनों भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ अब ये खुशी भी हमारी झोली में डाल दो। दोनों लोग घर पर मिठाई लेकर आते हैं। रोहित की माँ कहती है, आज मिठाई किस खुशी में आई है। माँ, आज डॉक्टर ने कहा है कि सौम्या को माँ बनने में अब कोई परेशानी नहीं है, अब वह माँ बन सकती है। माँ बहुत खुश होती है और सौम्या को गले लगा लेती है और कहती है, बस अब दादी बनने की खुशी हमको जल्दी से दे दो। सौम्या मुस्कुराने लगती है। अब सौम्या अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखती है और समय से दवाई लेती है। रोहित सौम्या से कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपना ध्यान रख रही हो। इस बात को 1 महीना व्यतीत हो जाता है। इसी बीच उसके भाई विशाल और पूजा उससे मिलने जयपुर आते हैं। सौम्या परी को देखकर बहुत खुश होती है। सौम्या और रोहित विशाल, पूजा और परी को पूरा जयपुर घुमाते हैं। सौम्या विशाल से कहती है, भाई लखनऊ भी चले जाना, माँ और पापा का हाल ले लेना, उनसे बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई है। विशाल कहता है, हाँ दी, यहाँ से लखनऊ जाने का ही कार्यक्रम है, उसके बाद वापस मुंबई लौट जाऊंगा। आप ठीक हैं? ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। घर आकर सौम्या को बहुत थकान लगती है और उसको हल्का सा बुखार भी होता है। रोहित सौम्या के बुखार देखकर परेशान हो जाता है। वह डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाता है। डॉक्टर आकर सौम्या का चेकअप करते हैं और रोहित से कहते हैं, एक मिठाई तो बनती है, बधाई हो, सौम्या माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर सौम्या और रोहित बहुत खुश होते हैं। विशाल भी बहुत खुश होता है। दियव, आपको अपना बहुत ख्याल रखना है, आखिर मैं मामा बनने वाला हूँ। रोहित की माँ सौम्या की नज़र उतारती है और सौम्या से कहती है, तुम आराम करो। रोहित सौम्या का बहुत ध्यान रखता है। रोहित की माँ भी सौम्या का बहुत ध्यान रखती है। सौम्या की माँ भी सौम्या को फ़ोन करके उसको बधाई देती है और उसे अपना ख्याल रखने को कहती है। सौम्या को 9वां महीना लग गया था। इन 9 महीनों में रोहित ने सौम्या का बहुत ख्याल रखा। सौम्या बहुत खुश थी। रोहित ने अपने ऑफिस से अब छुट्टी ले ली थी ताकि वह सौम्या को अपना पूरा समय दे सके। सौम्या के माता पिता भी लखनऊ से उसके पास आ गए थे। रोहित ने सौम्या से कहा, सौम्या, हमें आज जाकर डॉक्टर से सिर्फ एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। सौम्या ने कहा, डॉक्टर ने बोला तो था कि 1 हफ्ते बाद आइएगा, पर उसने कहा कि तुमको कल रात से तुम्हारे बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए एक बार डॉक्टर को दिखा लो। ठीक है, सौम्या कहती है। रोहित अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं सौम्या को डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। रोहित की माँ रोहित से कहती है कि बेटा, आप सौम्या को डॉक्टर को दिखा लो और जैसा भी हो हमें बताना, कोई ज़रूरत हो तो हमें फ़ोन कर देना। इतना कहकर वह भगवान के मंदिर में माथा टेकने चली जाती है और भगवान से प्रार्थना कर, भगवान मेरी सौम्या का ध्यान रखना और होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना। रोहित और सौम्या डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर सौम्या का पूरा चेकअप करती हैं। डॉक्टर के चेहरे पर चिंता की लकीरें होती हैं। डॉक्टर कहते हैं, बच्चे के गले में फंदा आ जाने के कारण बच्चे की जान को खतरा है, इसलिए हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। रोहित ये सुनकर घबरा जाता है और डॉक्टर से कहता है कि आपको जो भी करना है कीजिए, पर मेरे बच्चे और सौम्या को बचा लीजिएगा। रोहित घर में फ़ोन करके माँ पापा को सब कुछ बताता है और अस्पताल आने के लिए बोलता है। तब तक नर्स रोहित के पास
फार्म साइन कराने आती है और कहती है कि आप इस फार्म पर साइन कर दीजिए। रोहित कहता है, ये कैसा फार्म है? नर्स कहती है कि आप इस फार्म में साइन करके अस्पताल को ऑपरेशन करने की इजाज़त दे रहे हैं। अगर कुछ हो जाता है तो इसमें हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। रोहित कांपते हाथों से फार्म तो साइन करता है। वह भगवान भोलेनाथ को याद करके प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरी सौम्या को ठीक कर देना और मेरे बच्चे को भी बचा लेना। नर्स जब सौम्या को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रही थी तो सौम्या ने कहा, क्या मैं एक बार अपने पति से मिल सकती हूँ? नर्स ने रोहित को अंदर बुलाया। रोहित ने सौम्या के हाथ को पकड़कर कहा, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, न तुमको और न हमारे बच्चे को। सौम्या से ये कहकर रोहित की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। हमको हिम्मत दे रहे हैं और खुद ही रो रहे हैं आप। हम आपसे वादा करते हैं, हम ठीक ठाक वापस आएंगे। सौम्या उससे वादा करती है। नर्स उसको ओटी में ले जाती है। रोहित मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है। रोहित के पापा रोहित के कंधे पर हाथ रखते हैं और आंखों ही आंखों में कहते हैं कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रोहित की माँ सौम्या की माँ दोनों भगवान से प्रार्थना करती हैं। लगभग 1 घंटे बाद नर्स बाहर आती है और रोहित से कहती है, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। रोहित खुश हो जाता है। रोहित धीरे से पूछता है, और सौम्या कैसी है? ये तो आपको डॉक्टर ही बताएंगे, नर्स ने कहा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आती हैं। रोहित उनसे पूछता है, डॉक्टर सौम्या कैसी है? डॉक्टर कहती हैं, रोहित जी आप परेशान मत होइए, सौम्या ठीक हैं, उनको होश आने में 12 घंटे लग जाएंगे। ये सुनकर रोहित डॉक्टर को थैंक यू वेरी मच बोलता है और भगवान को धन्यवाद अदा करता है। रोहित के माता पिता और सौम्या के माता पिता दोनों बहुत खुश होते हैं। सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। रोहित के पिता जल्दी से मिठाई लेकर आते हैं और सबका मुंह मीठा कराते हैं। साथ ही पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटते हैं। रोहित की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वह पिछले 2 घंटे से बहुत परेशान था, पर अब उसकी परेशानी खत्म हो गई है। पर उसको ये सोचकर बहुत दुख हो रहा था कि अगर कहीं सौम्या को कुछ हो जाता तो वह क्या करता। रोहित की माँ आती हैं और बोलती हैं, बेटा दुख की घड़ी बीत गई है, अब तो खुश हो जाओ। ये कहकर भगवान को मन ही मन बहुत सारे धन्यवाद देती हैं। रोहित विशाल को बताता है, तुम मामा बन गए हो, सौम्या ने एक बेटे को जन्म दिया है। विशाल ये सुनकर बहुत खुश होता है। वह कहता है कि मैं जल्द से जल्द आपके पास पहुंच रहा हूं। आज घर में बच्चे के नामकरण और बरहा का कार्यक्रम होता है। घर में बहुत खुशी का माहौल होता है। रोहित खुद दौड़ दौड़ कर सारा काम देख रहा होता है। विशाल, रोहित के पापा, सौम्या के पापा सब काम में लगे होते हैं। समीर भी उनकी खुशी में शामिल होने आया होता है। सौम्या बच्चे को लेकर पूजा में बैठती है। पंडित जी सौम्या को आशीर्वाद देते हैं। फिर वह बच्चे की कुंडली बनाते हैं और कहते हैं, ये बच्चा आप सबके घर में भगवान का आशीर्वाद बन के आया है, इसलिए इसका नाम आशीष होगा। सब बहुत खुश होते हैं। रोहित उसको प्यार से आंसू कहता है, ये आपका दूध रखा है। सौम्या रोहित से कहती है। रोहित जैसे किसी सोच से बाहर वापस निकलता है। सौम्या कहती है, मैं आपको कितनी आवाज़ दे रही हूँ, आपका ध्यान कहाँ है और आप ये मेरी तस्वीर को क्यों देख रहे हैं? रोहित की आंखों में आंसू होते हैं। वह सौम्या से कहता है, आपकी तस्वीर देखकर पुराने दिनों में खो गया था, जब आपसे मिले, किस हालात में हमारी शादी हुई और कैसे कैंसर की जंग तुमने लड़ी और फिर आंसू का जन्म। बस यही सब सोच रहा था। अभी आंसू का फोन आया था। कल वह हम लोग के पास अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहा है, तो बस तुम्हारी तस्वीर को देखते देखते पुरानी यादों में खो गया था कि कैसे हमारा तुम्हारा दर्द का रिश्ता प्यार के रिश्ते में बदल गया था। सौम्या, क्या अब भी ना बस। और ये कहकर सौम्या रोहित के गले लग जाती है। दोनों कल सुबह का इंतजार करने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।